CH21 सास बहू और टॉयलेट। तन्वी अंतरा को आरटीओ लेकर आई थी, जहां पर मिस्टर शैडो की कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से उन्हें ये पता चला था कि वह गाड़ी विक्रांत ग्रोवर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, मतलब कि विक्रांत ग्रोवर ही मिस्टर शैडो था। अंतरा विक्रांत के बारे में कुछ जानती नहीं थी, इसलिए तन्वी ने उसे बताया कि वह बहुत बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का मालिक है। वह दोनों चर्चा कर रहे थे, तब वहां पर रुद्र और गायत्री भी आए थे। उन दोनों के बहस होने के बाद रुद्र वहां से निकल गया था और बाहर जाकर उसने प्राइवेट डिटेक्टिव को कांटेक्ट किया था और कहा था कि उसकी बीवी का जिसके साथ अफेयर चल रहा है उसके बारे में जानकारी हासिल करे। रुद्र गायत्री को अकेले छोड़कर चला गया था, इसलिए उसको अकेले घर वापस आना पड़ा था। घर पर रुद्र की मां मधु आहूजा अकेली थी। गायत्री के अंदर पैर रखते ही मधु ने पूछा, तुम अकेली क्यों हो? रुद्र कहाँ है? ये सुनकर गायत्री ने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा कि उसे ऑफिस में कुछ काम था, इसलिए वह ऑटो से सीधा ऑफिस निकल गया। ये सुनकर मधु गायत्री के पास आए और उसे कहा कि ये तो गलत किया रुद्र ने, उसे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, फिर भी तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। आने देव से आज घर, मैं बात करूंगी। गायत्री ने जब से घर में कदम रखा था तब से अजीब सी बदबू आ रही थी। उसने मधु से पूछा कि मम्मी जी, यह गंदी स्मेल क्यों आ रही है? घर में कहीं चूहा वुहा तो नहीं मर गया? ये सुनकर मधु ने परेशान होते हुए कहा कि हाँ, अभी वही कहने जा रही थी। दरअसल कल मैं बाजार गई थी तो अंडे लेकर आई थी, लेकिन उसमें से आधे सड़े हुए निकले तो मैंने उन्हें सीधा टॉयलेट में डाल दिया है ताकि फ्लश कर सकूं। बाहर फेंकने से उनकी बदबू घर में फैलती इसलिए। लेकिन आज सुबह जब मैं उठी तो टॉयलेट पूरा जाम हो रखा था और फिर धीरे धीरे उसकी बदबू बढ़ने लगी। प्रेगनेंसी की वजह से वैसे ही गायत्री को हल्की सी बदबू से उबकाई आती थी और इतनी बदबू की वजह से उसे उल्टी आने लगी। उसने हाथ से अपने मुंह और नाक को ढक दिया और ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तब मधु ने उसे रोकते हुए कहा कि अरे कहाँ जा रही हो, ये टॉयलेट कौन साफ करेगा? ये सुनकर गायत्री की आंखें फटी रह गई और उसने खुद की तरफ उंगली से इशारा करते हुए मधु से पूछा कि मैं टॉयलेट साफ करूं? गायत्री का सवाल सुनकर मधु ने कहा कि अरे बेटा, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? अब घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं तो जाहिर सी बात है ये तो तुझे ही करना पड़ेगा ना। गायत्री अभी भी हैरानी से मधु की ओर देख रही थी। मधु ने कहा, जल्दी जा बेटा, अब ये बदबू सहन नहीं हो रही है। रुद्र उसे अकेला छोड़कर चला गया, इसलिए गायत्री पूरे रास्ते गुस्से से तिलमिला रही थी। उसे लगा था कि घर पहुंचने के बाद कम से कम मधु उसके साथ प्यार से पेश आएगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक प्रेग्नेंट औरत को मधु टॉयलेट साफ करने कहेगी। फिर भी गायत्री ने अपने गुस्से को दबाते हुए शांत रहकर कहा कि मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, टॉयलेट साफ करने के लिए झुकना पड़ेगा जो अभी मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। ये सुनकर मधु ने गुस्सा होते हुए गायत्री से कहा कि अरे, अभी तो तेरे प्रेगनेंसी के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और वैसे भी तुझे सिर्फ वजन उठाने के लिए मना किया गया है, इसमें कहा कोई वजन उठाना है, हो जाएगा आराम से, जल्दी जा। ये सुनकर गायत्री ने कहा कि मम्मी जी, मैं रुद्र की बीवी और आहूजा खानदान की होने वाली बहू हूँ, आप मुझसे टॉयलेट साफ करवाना चाहते हो? आज पहली बार मधु को उसकी होने वाली बहू ने ताना मारा था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया था। अरे ओ महारानी, तू आहूजा खानदान की होने वाली बहू है तो मैं भी इसी खानदान की बहू थी और हूँ। मैंने भी यह सब काम किए थे और जब अंतरा यहाँ थी तब वह भी करती थी, और सिर्फ यही नहीं, जो भी काम मैं बोलती थी वह सब करती थी। तो तू क्यों नहीं कर सकती? ये सुनकर गायत्री ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। अंतरा, फिर से अंतरा। गायत्री को समझ नहीं आ रहा था कि हर कोई उसकी बराबरी अंतरा से क्यों करता था। गायत्री हमेशा पढ़ाई में टॉप करती थी, यहाँ तक कि विदेश में भी उसने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा था। हर एक कपड़ा वह जो पहनती थी वह इंटरनेशनल ब्रांड्स का था। गायत्री ने सोचा कि सब उसकी तुलना उसकी गरीब फुफेरी बहन अंतरा के साथ कैसे कर सकते हैं। गायत्री को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे पता था कि वह मधु पर चिल्ला नहीं सकती थी। जब तक उसका मैरिज सर्टिफिकेट उसके हाथ में ना आ जाए तब तक उसे सब कुछ सर झुकाकर सहना पड़ेगा। गायत्री ने एक गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करने की कोशिश की और कहा कि मम्मी जी, टॉयलेट साफ करने जितनी छोटी बात पर हम इतनी क्यों बहस कर रहे हैं, मैं अभी किसी को बाहर से बुलवाकर साफ करवा देती हूँ। ये सुनकर मधु ने आवाज ऊंची करते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, बाहर से कोई आएगा तो मुफ्त में तो काम करेगा नहीं ना। हमारे पास पैसे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम फिजूल में उड़ा दे। सिर्फ टॉयलेट ही तो साफ करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सुनकर गायत्री को यकीन नहीं हुआ कि खानदानी अमीर होने के बाद भी उसकी होने वाली सास इतनी कंजूस थी। गायत्री ने अभी भी अपने गुस्से को दबाते हुए कहा कि मम्मी जी, एक टॉयलेट साफ करवाने में इतना भी कोई खर्च नहीं होता। ये सुनकर मधु ने शिकायत के लहजे में कहा कि हाँ, तुम्हें कौन से पैसे कमाने हैं जो फिक्र होगी। ये पैसे ना मेरा रुद्र दिन रात मेहनत करके कमाता है और तुझे खर्च करने में 1 मिनट भी नहीं लगती। ये सुनकर गायत्री की आंखें चौड़ी हो गई। मधु ने आगे कहा कि मुझे पता है, वह सब तुम्हारा कॉस्मेटिक, मेकअप का सामान और वह रंगीन परफ्यूम्स, इन सब पर तुम हजारों लाखों रुपए खर्च करती हो। और एक वह अंतरा थी जो ये कुछ इस्तेमाल नहीं करती थी, फिर भी तुमसे सुंदर दिखती थी। ये सुनकर अब गायत्री को लग रहा था कि अब उसके अंदर का ज्वालामुखी फट जाएगा। उसने मधु से पूछा कि आपको मेरे इन सब सामान के बारे में कैसे पता चला? आपने मेरा सामान क्यों छुआ? ये सुनकर मधु ने अपने भवे सिकोड़ते हुए कहा कि क्यों, मैं तेरा सामान क्यों नहीं छू सकती? और वैसे भी इतनी गंदी बदबू आ रही थी तो मुझे तेरे परफ्यूम टॉयलेट में छिड़कने पड़े। ये सुनकर गायत्री के मुंह से हल्की चीख निकल गई। क्या? ये सुनकर मधु ने कहा कि इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है। गायत्री ने मधु से कहा कि मम्मी जी, वह कोई सड़क छाप परफ्यूम नहीं थे, गुची और वर्साचे के लिमिटेड एडिशन परफ्यूम थे, और अगर आपको मेरी चीजें इस्तेमाल करनी थी तो पहले मुझे पूछ तो लेती। ये सुनकर मधु ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी चीजें? वो सब सामान मेरे बेटे के पैसों से खरीदा गया था, इसलिए उस पर मेरा भी हक है। गायत्री को मधु के साथ बहस करने का कोई अंत नहीं दिख रहा था और उसे पता था कि अब ज्यादा देर वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगी और मधु पर बरस पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसकी अब तक की सारी मेहनत बेकार जाएगी। आखिर में उसने एक फैसला किया और मधु से कहा कि मम्मी जी, मुझे एक जरूरी काम याद आया, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये बोलकर गायत्री तुरंत दरवाजे की तरफ चलने लगी। मधु ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि अरे ऐसे कैसे?
टॉयलेट कौन साफ करेगा? गायत्री ने चलते चलते बिना मुड़े ही कहा कि मैं किसी को भेज दूंगी साफ करने के लिए, और उसका पेमेंट मैं खुद के पैसों से करूंगी, इसलिए आप चिंता ना करें। ये कहते हुए वह बाहर निकल गई। बाहर निकलकर वह तुरंत गाड़ी में बैठी और इग्निशन ऑन किया। मधु ने बाहर निकलकर कहा कि अरे ध्यान से गाड़ी चलाना, मेरे होने वाले पोते को कुछ नहीं होना चाहिए। गायत्री ने गाड़ी को गेट से बाहर निकालते हुए ये सुना। जिस हिसाब से मधु गायत्री की देखभाल करती थी, उसे लगता था कि मधु उसकी परवाह करती है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि वह सब उसके पेट में पल रहे बच्चे की वजह से था। एक बार बच्चा पैदा हो जाएगा तो मधु उसकी जिंदगी नर्क बना देगी। मधु उससे घर के सारे काम करवाएगी। गायत्री ने सोचा, घर के काम हरगिज नहीं, मैं घर की मालकिन हूँ, नौकर नहीं। थोड़ी देर गाड़ी चलने के बाद गायत्री का फोन बजा। स्क्रीन पर अपनी माँ का नाम पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। गायत्री के पिता और अंतरा के मामा मुकुंद बंसल और गायत्री की मां लता की अलग होने की बात हुई थी। तब मुकुंद ने गायत्री को अपने पास रखने की मांग की थी, लेकिन लता ने उसे यह कहकर मना कर दिया था कि मुकुंद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन एक बार लता और मुकुंद का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और लता उसी वक्त उन दोनों को छोड़कर चली गई और कभी वापस नहीं आई। गायत्री ने गाड़ी साइड पर रोककर कॉल उठाया और कहा कि माँ तुम कब तक आ रही हो? यह आहूजा खानदान वाले मिलकर मुझे मार डालेंगे। अपनी बेटी को रोता सुनकर लता को उसकी बहुत फिक्र होने लगी। उसने गायत्री से कहा कि बेटा कितना भी जल्दी करूंगी तब भी अगले महीने से पहले नहीं आ पाऊंगी, पर तू मुझे ये बता कि कहीं तुमने आहूजा फैमिली में किसी से झगड़ा तो नहीं कर लिया। इसका जवाब देते हुए गायत्री ने कहा, नहीं माँ, तुमने जैसा कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ, सब कुछ चुपचाप सह रही हूँ। ये सुनकर लता ने कहा कि हम अच्छा है, देख बेटा आगे की पूरी जिंदगी ऐश करना है तो अभी थोड़ा जुल्म सहना पड़ेगा। ये सर छोटे उनकर गायत्री ने अपना सर हिलाते हुए कहा कि हाँ माँ मैं जानती हूँ। और एक बात, अंतरा को डॉक्टर पाटिल के बारे में पता चल गया है कि उसने उसकी झूठी रिपोर्ट दी थी, और लग रहा है कि रुद्र को वापस से अंतरा में इंटरेस्ट आने लगा है। ये सुनकर लता ने गायत्री को समझाते हुए कहा कि हम तू डॉक्टर पाटिल की तो बिल्कुल फिक्र मत कर, वह मेरी बरसों पुरानी दोस्त है, वह कभी किसी के सामने हमारा नाम नहीं लेगी। ये सुनकर गायत्री ने एक गहरी सांस ली और कहा कि अच्छा है। ये सुनकर थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ। उसके बाद दोनों माँ बेटी में थोड़ी देर बात चली और आखिर में फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद गायत्री ने रुद्र को कॉल किया, लेकिन उसने गायत्री का फोन काट दिया। गायत्री को इतना गुस्सा आया कि उसने फोन को गाड़ी के पीछे की तरफ फेंक दिया और रुद्र की ऑफिस की तरफ गाड़ी निकाली। दूसरी तरफ होटल सहारा के रूम नो 607 में अंतरा ने घड़ी देखी। रात के 8:35 हो गए थे। मिस्टर शैडो का आने का समय हो गया था, इसलिए उसने एक लाइट छोड़कर सारी लाइट्स बंद कर दी। उसके बाद अंतरा ने मिस्टर शैडो के आने का इंतजार करते हुए अपने फोन पर मेकअप ट्यूटोरियल्स के वीडियोस देखना शुरू किया। थोड़ी देर उसने वीडियोस देखे, लेकिन उसमें उसका मन नहीं लग रहा था। जब से मिस्टर शैडो की गाड़ी के नंबर से उसकी पहचान सामने आई थी, तब से उसका मन उधेड़बुन में पड़ गया था। उसने यूट्यूब बंद करके गूगल खोला और उसमें विक्रांत ग्रोवर के बारे में सर्च किया। अंतरा को उसके बारे में कुछ खास जानकारी मिली नहीं। गूगल पर विक्रांत ग्रोवर के बारे में ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और फाइनेंशियल न्यूज थी, लेकिन एक बात साफ पता चल रही थी कि यह विक्रांत ग्रोवर पक्का बिजनेसमैन था। उसे अपने कारोबार की बहुत गहरी सूझबूझ थी। उसने काफी सारी फिल्मों में भी फाइनेंस किया हुआ था। तुम क्या देख रही हो? अंतरा विक्रांत ग्रोवर के बारे में पने में इतना डूबी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि मिस्टर शैडो ने कब दरवाजा खोला और अंदर उसके पास चला आया। अचानक आए आवाज सुनकर अंतरा चौंक गई और उसका फोन हाथ से गिर जाने वाला था। उसने हड़बड़ाते हुए फोन साइड पर रख दिया और कहा कि आप आ गए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। ये कहते हुए अंतरा उठी। मिस्टर शैडो ने अपनी टाई लूज की और कहा कि तुम मेरी पहचान जानने के लिए इतनी उत्सुक क्यों हो अंतरा? ये सुनकर अंतरा हक्की बक्की रह गई। उसका शरीर जैसे जम गया था। अंतरा भूल गई थी कि वह क्या करती है क्या नहीं। हर एक छोटी से छोटी बात मिस्टर शैडो को पता रहती थी, तो वह आज आरटीओ गई थी, वह बात उनसे कैसे छिप सकती थी? अब क्या होने वाला था? क्या मिस्टर शैडो ये कबूल कर लेगा कि वही विक्रांत ग्रोवर है, या फिर खुद की जासूसी करने के लिए अपने स्वभाव से विपरीत अंतरा को सजा देगा? और गायत्री की मां लता क्या साजिश रच रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH22 अंतरा के पिता। होटल सहारा के रूम नंबर 607 में मिस्टर शैडो के लौटने का टाइम हो गया था, जिसकी वजह से अंतरा ने अंधेरा कर दिया था और अपने मोबाइल में गूगल पर विक्रांत ग्रोवर के बारे में सर्च किया और उसके बारे में पढ़ने लगी थी। मिस्टर शैडो कब अंदर आ गया अंतरा को पता ही नहीं चला था। अंतरा ने उठते हुए कहा कि मैं खाना गर्म कर देती हूँ। मिस्टर शैडो ने अपनी टाई लूज करते हुए कहा कि तुम मेरी पहचान जानने के लिए इतनी उत्सुक क्यों हो अंतरा? ये सुनकर अंतरा हक्की बक्की रह गई। उसके कदम थम गए थे। अंतरा भूल गई थी कि वह क्या करती है क्या नहीं। हर एक छोटी से छोटी बात मिस्टर शैडो को पता रहती थी, तो वह आज आरटीओ गई थी, यह बात कैसे छिप सकती थी? अंतरा ने सफाई देने की कोशिश की। मैं उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। तब तक अंतरा की गर्दन के पीछे मिस्टर शैडो ने किस करते हुए कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि सही वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा, और मैं विक्रांत ग्रोवर नहीं हूँ, इसलिए इन सब फालतू चीजें करने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। अंतरा की धड़कन तेज हो गई थी क्योंकि उसने गलती की थी। मिस्टर शैडो ने कहा, अच्छा आज खाने में क्या है ये तो बताओ। ऐसा लगा कि अंतरा की हरकत से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। उसने अंतरा की पतली कमर पर पीछे से हाथ डाला और उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले गया। अंतरा ने ढके हुए बर्तन खोलकर दिखाते हुए कहा कि मशरूम मसाला, वेजिटेबल सूप, दल तड़का, जीरा राइस और सैलड। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, परफेक्ट। उसकी उंगली अंतरा की कमर की मुलायम त्वचा पर इधर से उधर सरक रही थी। ये देखकर अंतरा को ख्याल आया कि ऐसी हरकत क्या कोई ये आदमी कर सकता है। अंतरा ने मिस्टर शैडो के हाथ को अपनी कमर से हटाया और उसकी तरफ मुड़कर पूछा कि क्या मैं आपको एक सवाल पूछ सकती हूँ जो कि आपके नाम या पहचान के बारे में नहीं है? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि तुम्हें मुझे कुछ पूछने के लिए मेरी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, सीधा पूछ लिया करो। अंतरा ने पूछा कि क्या आप गे हो? ये सुनकर अंतरा की कमर पर सरक रही मिस्टर शैडो की उंगलियां रुक गई और उसने अपना हाथ हटा लिया।
कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद मिस्टर शैडो जोर से हंस पड़ा। थोड़ी देर हंसने के बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा को जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब बोलकर नहीं दिया जा सकता, इसका जवाब तो करके ही दिखाया जा सकता है। इतना बोलकर मिस्टर शैडो अंतरा को खींचकर बेडरूम में ले गया। डाइनिंग टेबल पर खाना ठंडा हो गया और बेडरूम के अंदर का माहौल गर्म। अगले दिन सुबह जब अंतरा अपने मामा के लिए दोपहर का खाना बना रही थी तब उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था, जैसे कि लंबे समय के बाद एक्सरसाइज करने के बाद या खेलने के बाद होता है। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि मिस्टर शैडो गे बिल्कुल नहीं था। अंतरा को मिस्टर शैडो को वह सवाल पूछना भारी पड़ गया था, लेकिन वह क्या करती। जब से तन्वी ने उसे बताया था तब से वह बात अंतरा के मन में खटक रही थी। आखिर अंतरा को एहसास हुआ कि मिस्टर शैडो के बारे में उसका ये ख्याल बहुत ओछा था। उसके बाद अंतरा खाना लेकर हॉस्पिटल गई। वह अपने मामा को 2 दिन से ठीक से मिली नहीं थी क्योंकि वह मेकअप के काम की वजह से बिजी थी। अंतरा जब मुकुंद के वार्ड में दाखिल हुई तो देखा कि वह अकेले थे और खिड़की के बाहर देख रहे थे। अंतरा ने पूछा, क्या देख रहे हो मामा? ये सुनकर मुकुंद ने अंतरा की तरफ देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अंतरा से कहा कि बेटा तुम्हें हर रोज मेरे लिए खाना लाने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में कैंटीन है, मैं वहां से मंगवा सकता हूँ। ये सुनकर अंतरा ने कहा कि मेरे होते हुए आपको हॉस्पिटल का खाना कैसे खाने दे सकती हूँ, अब जल्दी उठिए, आज आपका फेवरेट खाना लाई हूँ। ये सुनकर मुकुंद मुस्कुराते हुए अपने बेड से उठा। अंतरा बचपन से ही अपने 4 लोगों के छोटे परिवार के लिए खाना बनाती थी। फिर उसकी शादी हो गई थी और गायत्री विदेश पढ़ाई करने चली गई थी, इसलिए उसके दोनों मामा को खाना बनाना पड़ता था। लेकिन अब अंतरा आहूजा के घर पर नहीं रहती थी, इसलिए इतना तो समय निकाल ही लेती थी कि अपने मामा के लिए खाना बनाकर उन्हें पहुंचा सके। अंतरा अपने मामा के लिए रोज ऐसा खाना बनाती थी जो कि पचने में हल्का होता कि उन्हें रिकवर होने में आसानी रहे। आज का खाना भी मुकुंद को बहुत पसंद आया था। अंतरा ने मुकुंद से कहा कि अच्छा कल क्या खाना है ये बताओ। मुकुंद ने गहरी सांस ली। ये देखकर अंतरा ने गर्म पानी का ग्लास भरते हुए पूछा कि क्या हुआ मामा? मुकुंद ने अंतरा से पूछा कि क्या तुम और रुद्र अलग हो गए हो? ये सुनकर अंतरा के चेहरे की मुस्कान अचानक से गायब हो गई। उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि नहीं मामा, कौन आपको ऐसी बातें बता रहा है? जवाब में मुकुंद ने अंतरा के सर पर प्यार से अपना हाथ रखा और कहा कि बेटा, जैसे तू मुझे अपने माँ बाप दोनों मानती है वैसे ही मैं भी तुझे अपनी सगी बेटी मानता हूँ। मैंने तुझे पाला पोष है और तूने गायत्री के लिए जो किया है वह शायद उसकी सगी बहन भी नहीं करती। ये सुनकर अंतरा की आंखों में हल्की नमी आ गई। मुकुंद ने आगे उससे कहा, लेकिन तुझे उसके लिए जितना करना था वह कर लिया, अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उस दिन जब रुद्र और गायत्री मुझे मिलने आए थे तब मुझे अंदाजा हो गया था कि वह लोग क्या कहना चाहते थे, लेकिन मैं तुझे कह रहा हूँ कि अगर गायत्री के कुछ गलत इरादे हैं तो तुझे उसे रोकना होगा। उसके लिए तुमने अपनी पाए भले छोड़ी थी, लेकिन अपने पति को मत छोड़ना, वह सिर्फ तुम्हारा पति है। ये सुनकर अंतरा का दिल बैठ गया। आखिर वही हुआ जो वह नहीं चाहती थी। उस दिन रुद्र और गायत्री की नजदीकियां ही इतनी थी कि उसके मामा को शक होना ही था, लेकिन अंतरा को एक बात की राहत थी कि उसके मामा को सिर्फ शक हुआ था कि उन तीनों में कुछ चल रहा है। अच्छा था कि उन्हें यह नहीं पता था कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई है और उसने तो अग्रीमेंट साइन भी कर दिया है। अंतरा ने तुरंत खुद को संभाला और मुस्कुराकर मुकुंद से कहा कि मामा आप इन सब बातों का टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगी। ये सुनकर मुकुंद ने अंतरा से पूछा कि कहीं तुम रुद्र को गायत्री को सौंप कर यह सब संभालने वाली तो नहीं हो? ये सुनकर अंतरा ने अपनी नजरें फेर ली। मुकुंद ने आगे कहा कि बेटा मैं जानता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप ना होने की वजह से मैंने तुम्हें पाला है, इसलिए तुमने गायत्री के लिए हर बार कुछ न कुछ त्याग किया है, लेकिन अब बस हो गया। अब तो तुम्हारी अपनी एक जिंदगी होनी चाहिए ना, और मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपनी जिंदगी में खुश रहो। ये सुनकर अंतरा की आंखें लाल हो गई। उसके लिए उसके मामा की जगह कोई नहीं ले सकता था। अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा कि मैं खुश हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। इतना कहकर अंतरा ने निराशा के माहौल को बदलने के लिए आगे कहा कि इन सब बातों में आपको एक बात तो बताना भूल ही गई। मेरी दोस्त है ना तन्वी, उसने मुझे एक काम दिलवाया था जिसके लिए एक दिन के मुझे 15,000 रुपए मिले। ये सुनकर मुकुंद बहुत खुश हुआ और उसने कहा, अरे वाह, भगवान तेरी उस दोस्त का भला करे बेटा, उसे मेरी तरफ से भी शुक्रिया अदा करना। जवाब में अंतरा ने कहा, जरूर करूंगी मामा। मुकुंद को एक ख्याल आया और उसने अंतरा से पूछा कि अच्छा ये बता कि तेरे बाहर जाकर काम करने से रुद्र को कोई एतराज तो नहीं है ना, क्योंकि उसका परिवार थोड़ा दकियानुसी ख्यालों वाला है। अगर ऐसा कुछ है और अगर तुझे काम छोड़ना पड़े तो छोड़ देना बेटा, लेकिन रुद्र के साथ झगड़ा मत करना। इस सवाल का जवाब देने में अंतरा सोच में पड़ गई कि वह क्या कहे। आखिर में उसने मुकुंद से कहा कि नहीं मामा, रुद्र को कोई एतराज नहीं है। अंतरा ने सच ही तो कहा था, रुद्र अपनी होने वाली बीवी के साथ था, वह लोग अपने बच्चे का इंतजार कर रहे थे। जब उसे पता भी नहीं था कि अंतरा को ये काम मिला है तो भला उसे एतराज कैसे हो सकता है। अंतरा का जवाब सुनकर मुकुंद को काफी राहत मिली। उसने अंतरा से कहा कि फिर ठीक है बेटा, और हाँ काम के चक्कर में खुद को मत भूलना, पहले अपनी सेहत बाद में सब कुछ। ये सुनकर अंतरा ने कहा कि हाँ मामा, आप फिक्र मत कीजिए। उसके बाद दोनों ने यहाँ वहाँ की बातें की। बातों बातों में अंतरा ने मुकुंद को अपने पिता के बारे में पूछा जिसे उसने देखा तक नहीं था। मुकुंद के पास भी अंतरा के पिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने अंतरा से कहा कि मुझे बस दीक्षित नाम याद है बेटा, लेकिन ये भी नहीं पता कि वह उसका नाम था या उसकी सरनेम, और बस इतना याद है कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। तेरे सुधीर मामा और मैं, हम दोनों ही तेरी माँ और उसके रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन वह दोनों नहीं माने और आखिर में तेरी माँ प्रेग्नेंट हुई, इसलिए मजबूरन मैं और सुधीर उसके घर शादी की बात करने गए। तब पता चला कि वह 15 दिन पहले ही विदेश पढ़ाई करने चला गया था, और हैरानी की बात तो ये थी कि वह ऐसे जाने वाला है, ये बात उसने तुम्हारी माँ को भी नहीं बताई थी। लगभग 25 साल पहले की यह बात याद करते हुए मुकुंद निराश और दुखी हो गया। उसके बाद अंतरा ने ज्यादा कुछ पूछा नहीं और वह हॉस्पिटल से निकलकर होटल आ गई। होटल आने के बाद हमेशा की तरह उसने खाना बनाया। मिस्टर शैडो के आने के बाद उसने अपने पिता के बारे में सारी बातें बताई। मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा कि क्या तुम सच में अपने पिता को ढूंढना चाहती हो?
मिस्टर शैडो अभी अभी नहा कर आया था, इसलिए अंतरा टॉवल से उसके बाल पोंछ रही थी। मिस्टर शैडो के सवाल का अंतरा ने सोचते हुए जवाब दिया कि दरअसल मुझे भी नहीं पता। अंतरा दुविधा में थी। उसने आगे कहा कि ये सच है कि उसने मुझे और मेरी माँ दोनों को छोड़ दिया, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि उस समय विदेश में पढ़ाई करने का मौका सबको नहीं मिलता था, तो जाहिर सी बात थी कि कोई भी पहले वही चुनता, लेकिन अगर मैं अभी अपने पिता को ढूंढने की कोशिश करूंगी तो यह शायद अपनी माँ के साथ नाइंसाफी होगी। मिस्टर शैडो ने उसे कहा कि देखो अंतरा, अगर तुम कहोगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम ही सोचो कि दीक्षित नाम और सरनेम वाले पूरे इंडिया में न जाने कितने लोग होंगे, इसलिए तुम्हारे पिता के मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। ये बात तो अंतरा भी समझती थी। मिस्टर शैडो ने आगे उसे कहा कि और अंतरा, कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को ये जानकारी क्यों नहीं दी होगी कि वह विदेश पढ़ने जाना जा रहे हैं? क्या तुम्हारे पिता को ये लगा होगा कि तुम्हारी माँ उसके वापस आने का इंतजार नहीं करेगी? ये सुनकर अंतरा ने तुरंत जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, मेरी माँ उनसे बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि मरते वक्त भी उसने मेरे पिता के सारे लेटर्स अपने तकिए के नीचे रखवाए थे। और सबसे बड़ा सबूत तो मैं हूँ। माँ ने बिना शादी किए भी मुझे जन्म दिया था, क्योंकि मैं अपने पिता की आखिरी निशानी थी। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा कि हम, और यह सब जानते हुए भी उसने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया, उसकी एक ही वजह हो सकती है। अंतरा ने पूछा क्या? मिस्टर शैडो ने कहा कि अगर आदमी एक औरत को छोड़ता है तो उसके पीछे हमेशा दूसरी औरत होती है। ये सुनकर अंतरा ने अपनी नजरें फेर ली। मिस्टर शैडो ने आगे कहा कि और अगर तुम इस तरह भी सोचोगी कि एक गरीब लड़का अचानक विदेश पढ़ाई करने कैसे जा सकता है, तब भी वही जवाब रहेगा। ये सुनकर अंतरा को समझ आ गया कि मिस्टर शैडो कहना चाहता है कि हो सकता है कि उसके पिता को किसी अमीर लड़की का साथ मिला हो। मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा कि तो बताओ, क्या तुम अब भी अपने पिता को ढूंढना चाहती हो? ये सुनकर अंतरा ने कहा कि सोचकर बताऊं। जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा बिल्कुल, सोचकर कभी भी बताना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतना बोलकर मिस्टर शैडो ने अंतरा को किस करना शुरू कर दिया। मिस्टर शैडो की बात सुनकर अंतरा ने पूछा कि अगर मैंने ये कहा कि आप मुझसे शादी कर लो तो? ये सुनकर मिस्टर शैडो की किस रुक गई। क्या जवाब देगा मिस्टर शैडो? क्या अंतरा सच में मिस्टर शैडो से शादी करना चाहती थी? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH23 कमजोरी। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा था कि अगर अंतरा चाहे तो वह उसके पापा को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। आखिर में मिस्टर शैडो ने यह भी कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने अंतरा को किस करना शुरू कर दिया था। मिस्टर शैडो की बात सुनकर अंतरा ने पूछा कि अगर मैंने ये कहा कि आप मुझसे शादी कर लो तो? ये सुनकर मिस्टर शैडो की किस रुक गई। अंतरा को ये पूछकर पछतावा हुआ। उसे खुद को थप्पड़ मारने का मन किया कि हर बार अचानक से वह ऐसे अजीब सवाल क्यों पूछ लेती थी। मिस्टर शैडो ने कहा अंतरा। वह आगे कुछ कहे उससे पहले अंतरा ने कहा सॉरी, और फिर छोटे बच्चे की तरह अपना सर झुकाकर आगे कहा कि मैं कुछ ज्यादा ही लालच में आ गई थी और अपनी जगह भूल गई थी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अंतरा ने इतना कहा ही था तब उसके गले पर किसेस की बारिश हो गई। और उसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा को बेडरूम में ले जाकर बेड पर धक्का दे दिया और फिर अंतरा के कान के नजदीक आकर तेज सांसों के साथ कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम खुद ये कहोगी कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। ये सुनकर अंतरा ने कहा कि मैं तो बस। अंतरा कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। अंतरा ने कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, ओके। जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आते। मुझे थोड़ा वक्त दो अंतरा, कुछ चीजें हैं जिसके साथ मुझे डील करनी है, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। ये सुनकर अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई। मिस्टर शैडो उसके साथ शादी करना चाहता था। एक पल के लिए अंतरा को लगा कि कहीं उसके कान तो नहीं बज रहे। अंतरा ने हिचकिचाते हुए कहा लेकिन मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा लेकिन मैं सीरियस हूँ अंतरा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इसके लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था। मैं आज बहुत खुश हूँ। अंतरा की हथेली मिस्टर शैडो की छाती पर थी। उसे मिस्टर शैडो की उमंगी धड़कने महसूस हो रही थी। अंतरा उलझन में पड़ गई थी। उसने मिस्टर शैडो से पूछा कि लेकिन आप तो आपकी पहली गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो ना? ये सुनकर मिस्टर शैडो ने दबी हुई हंसी के साथ कहा कि मैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ डील कर लूंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मिस्टर शैडो अपनी बात पूरी करे उसके पहले फोन की घंटी ने उसकी बात काट दी। वह अंतरा का फोन था। उसने हड़बड़ाते हुए खुद को मिस्टर शैडो की मजबूत पकड़ से छुड़ाया और अपना फोन लेकर बालकनी में चली गई। अंतरा ने स्क्रीन पर देखा कि वह अननोन नंबर था। अंतरा ने फोन उठाकर हेलो कहा। फोन की दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, हाय। अंतरा ने पूछा कि कौन बोल रहा है? जवाब में सामने वाले ने कहा कि पहचाना नहीं। ये सुनकर अंतरा ने आवाज पहचानने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा कि नहीं, बताइए कौन बोल रहा है? सामने से आवाज आई कि अंतरा, हमें अलग हुए इतना ज्यादा भी वक्त नहीं हुआ कि तुम अपने बॉस की आवाज भूल जाओ। ये सुनकर अंतरा ने कुछ सेकंड्स के लिए सोचा और कहा, अच्छा ऋषभ सर आप हो। लेकिन रात के समय आपने कॉल किया, कुछ अर्जेंट काम था? अंतरा ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसे पता था कि अगला इवेंट 4 दिन बाद वीकेंड पर था और वैसे भी ऋषभ मलिक जैसा बड़ा आदमी उसके जैसी एक मामूली मेकअप आर्टिस्ट को क्यों कॉल करेगा, यह उसे समझ नहीं आया। अंतरा का सवाल सुनकर ऋषभ ने उसे उपहास करते हुए पूछा कि लगता है इस वक्त कॉल करके तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैंने डिस्टर्ब कर दिया। ये सुनकर अंतरा ने कहा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ऋषभ ने पूछा सच में? ऋषभ की आवाज में उम्मीद की हल्की सी झलक थी। अंतरा ने ऋषभ से कहा कि हाँ, लेकिन आपने क्या मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं सिर्फ ये जानने के लिए कॉल किया है? ये सुनकर ऋषभ ने कहा कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मेरे एम्प्लॉइज के बारे में हर खबर रखने का मुझे हक है। क्या मेरे सवाल से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर अंतरा ने तुरंत कहा कि नहीं नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। ये सुनकर ऋषभ ने कहा कि तुमसे और एक बात करनी थी। कल मुझे एक मीटिंग अटेंड करने जाना है तो तुम मेरा मेकअप करने के लिए साथ चलो। ये सुनकर अंतरा ने हैरान होकर कहा कल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा शायद। अंतरा को अगले दिन उसके मामा को खाना पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल जाना था।
ऋषभ को अंतरा की कमजोरी पता थी, इसलिए उसने कहा कि एक दिन के 50,000 रुपये। बोलो आओगी या नहीं। ये सुनकर अंतरा के पास ना कहने की कोई वजह नहीं बची थी। 20 मॉडल्स को तैयार करने के लिए उसे एक दिन के 15,000 रुपये मिल ए थे और अब ऋषभ को मेकअप करने के लिए उसे 50,000 रुपये मिल रहे थे और ऊपर से औरत का मेकअप करने की तुलना में आदमी का मेकअप करना मतलब बाएं हाथ का खेल। अंतरा ये सब सोच रही थी तब ऋषभ की आवाज आई, तुम चल रही हो या नहीं ये बता दो। अंतरा ने जवाब देते हुए कहा कि ओक मैं तैयार हूँ। ऋषभ ने दबी हुई हंसी के साथ कहा, ठीक है, तुम्हारा एड्रेस सेंड कर दो, मैं कल तुम्हें पिक कर लूंगा। ये सुनकर अंतरा को आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत मना करते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, आप मुझे कहाँ पर आना है ये बता दो, मैं बस या टैक्सी से आ जाऊंगी। इसके जवाब में ऋषभ ने कहा कि उस जगह पर तुम मेरे बिना अंदर नहीं जा सकती, तुम क्या चाहती हो कि मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूं। ऋषभ ने मुहफ्फत होकर यह कह दिया। अंतरा ने कुछ सेकंड्स रुककर कहा कि फिलहाल मैं होटल सहारा में रुकी हूँ। ऋषभ ने अंतरा से कहा कि ठीक है, कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हें पिक करूंगा। ये बोलकर ऋषभ ने फोन डिस्कनेक्ट किया। अंतरा अभी बालकनी से अंदर भी नहीं गई थी तब उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। ऋषभ ने उसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी थी। अंतरा ऋषभ के साथ उसके अगले 7 इवेंट्स के लिए काम करने वाली थी, भले ही टेम्पररी, लेकिन वह उसका बॉस था। इसलिए अंतरा के पास उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए अंदर गई तब अचानक मिस्टर शैडो ने उसे पकड़कर बेड पर फेंक दिया और फिर से दोनों ने अंधेरी रात को रंगीन बनाई। आज मिस्टर शैडो कुछ ज्यादा ही कामुक थे। ऋषभ ने अंतरा को सुबह 10 बजे पिक करने बोला था। वह अपने बॉस को 1 मिनट भी इंतजार नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वह सुबह जल्दी उठ गई और तैयार होकर नीचे चली गई। 9:40 को होटल के सामने एक पीले रंग की स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। जाहिर सी बात थी कि वह गाड़ी ऋषभ की थी। ऋषभ ने भी व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक कलर की लेदर जैकेट और नीचे ब्लैक जींस पहनी थी और आंखों पर रे बैन के सनग्लासेस। उसकी ऊंचाई और अलग मिजाज के साथ यह स्टाइल खूब जच रही थी। वहां से आते जाते लोग ऋषभ और उसकी गाड़ी को देखते हुए जा रहे थे, लेकिन ऋषभ की नजर होटल सहारा के एंट्रांस से बाहर आती हुई अंतरा पर अटकी हुई थी। पिछली बार ऋषभ को अंतरा की ड्रेसिंग पसंद नहीं आई थी, इसलिए आज अंतरा ने मिस्टर शैडो ने दिए हुए कपड़ों में से सफेद प्लीटेड स्कर्ट और सिंपल व्हाइट शर्ट और व्हाइट शूज पहने थे। अंतरा ने अपने बाल ऊंची पोनीटेल में बांध कर रखे थे जो उसके चलने से आगे पीछे हो रहे थे। अंतरा ने ऋषभ के पास आकर कहा, गुड मॉर्निंग सर, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। अंतरा को देखकर ऋषभ ने अपने सनग्लासेस उतारे और अंतरा को जवाब देने के बदले सवाल किया, तुम अंतरा ही हो ना। ये सुनकर अंतरा थोड़ी शर्मिंदा हो गई और उसने कहा कि सर, पिछली बार आपने कहा था कि अगर एक मेकअप आर्टिस्ट अच्छा नहीं दिखता तो उसके काम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बारे में मैंने सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि आप सही कह रहे थे, और ऊपर से आज तो मैं आपके साथ जाने वाली हूँ। अगर आज मैं अच्छी नहीं दिखूंगी तो मेरी वजह से आपका भी नाम खराब होगा, इसलिए मैंने अपना लुक चेंज कर लिया। आपके हिसाब से आप ठीक है। ऋषभ अंतरा की तरफ देखे जा रहा था। उसकी आंखें अंतरा की तारीफ कर रही थी, लेकिन उसका मुंह अब भी जहर उगल रहा था। उसने अंतरा से कहा कि हाँ, लुक तो चेंज कर लिया, लेकिन तुमने व्हाइट कलर के कपड़े क्यों पहने हैं। मैं क्या तुम्हें किसी की मैयत पर लेकर जा रहा हूँ। इस बार अंतरा ने ऋषभ के साथ कोई बहस नहीं की और कहा कि मेरे पास कोई दूसरा कलर नहीं है। ये सुनकर ऋषभ ने ये समझ लिया कि अंतरा के पास पहनने के लायक सिर्फ यही कपड़े हैं और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, बैठ जाओ। ये बोलकर ऋषभ ने अंतरा के लिए कार का दरवाजा खोला। अंतरा ने पहली बार ऐसी गाड़ी देखी थी जिसके दरवाजे बाहर की तरफ नहीं लेकिन ऊपर की तरफ खुलते हो। अंतरा ने अंदर बैठते हुए ऋषभ को थैंक यू बोला। अंदर बैठने के बाद अंतरा को पता चला कि उस गाड़ी में सिर्फ 2 ही सीट थी। उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे एक सफेद रोएदार ब्लैंकेट बिछा हुआ था। अंतरा ने थोड़ा सोचा और फिर उसकी बैग से टिश्यू निकालकर गाड़ी के ब्लैंकेट पर रखे और उस पर अपने पांव रख दिए। ये देखकर ऋषभ के भावे सिकुड़ गए और उसने अंतरा से पूछा, अरे यह क्या कर रही हो। जवाब में अंतरा ने कहा कि वह ब्लैंकेट पर पैर रखने से वह मैले हो जाएंगे ना। ये सुनकर ऋषभ ने अंतरा को घुरा और कहा कि अरे ये ब्लैंकेट इसीलिए है कि लोग उस पर पांव रख सके, अगर वह गंदे हो जाएंगे तो मैं उन्हें बदल दूंगा। तुम न चमे मेरा नाम खराब कर दोगी, पहले टिश्यू को बाहर फेंको। ये सुनकर अंतरा ऋषभ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ऋषभ के रौब की वजह से उसने कुछ नहीं कहा और टिश्यूज उठाकर अपने हाथ में रखा और इधर उधर देखकर डस्टबिन ढूंढने लगी। ऋषभ ये देखकर समझ गया और कहा, तुम औरतें भी ना। उसके बाद गाड़ी थोड़ा आगे सरकाए और एक डस्टबिन के पास जाकर रोकी और कहा, अब फेंक भी दो। जैसे ही अंतरा ने टिश्यू फेंके, ब्रूम की आवाज आई और स्पोर्ट्स का गोली की रफ्तार से आगे चली। अंतरा घबरा गई और पकड़ने के लिए कुछ ढूंढने लगी, लेकिन ये कार बाकी नॉर्मल कार से अलग थी। इसमें पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। ऋषभ ने खुद पर गर्व करते हुए कहा कि यह कार मैंने खुद डिजाइन की है, पूरी दुनिया में ये कार सिर्फ मेरे पास है। ये सुनकर अंतरा ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाया। फिलहाल उसे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था, उसे बस एक ही बात का डर था, इसलिए उसने ऋषभ से कहा कि सर, आप अगर गाड़ी ज्यादा तेज चलाएंगे तो आपको फाइन लगेगा। ये सुनकर ऋषभ को थोड़ा इरिटेशन हुआ, लेकिन उसने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम कर दी। ऋषभ ने अंतरा से पूछा कि तुम होटल सहारा में रहती हो। इसके जवाब में अंतरा ने सिर्फ हाँ कहा। ऋषभ ने आगे पूछा कि अकेली रहती हो या किसी के साथ। अंतरा ने कहा कि एक दोस्त है। ऋषभ ने पूछा कि आदमी या औरत। जवाब में अंतरा ने कहा कि दरअसल मैं उसके लिए खाना पकाती हूँ, उसके कपड़े धोती हूँ और बाकी सारा काम करती हूँ। ये सुनकर ऋषभ ने कहा कि ओह अच्छा, तुम पार्ट टाइम केयरटेकर का भी काम करती हो। जवाब में अंतरा ने कहा कि हाँ, वैसा ही समझो। वैसे भी मिस्टर शैडो के साथ सेक्स करने के अलावा अंतरा एक केयरटेकर का ही तो काम करती थी। ऋषभ ने अंतरा से पूछा कि क्या तुम कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में हो। अंतरा ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, दरअसल मेरे मामा बहुत बीमार हैं और उनकी ट्रीटमेंट बहुत महंगी है। ये सुनकर ऋषभ को समझ आया कि अंतरा नए कपड़े क्यों नहीं खरीदती होगी। वह अपने मामा की ट्रीटमेंट के लिए मेकअप आर्टिस्ट और केयरटेकर दोनों काम कर रही थी। ये जानकर ऋषभ का दिल अचानक से अंतरा के लिए नर्म हो गया। ऋषभ ने अंतरा से कहा कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा।
इसका अंतरा ने कुछ जवाब नहीं दिया। ऋषभ ने आगे पूछा कि तुमने कभी अपने लिए लड़का नहीं देखा? ये सुनकर अंतरा ने ऋषभ की तरफ देखा। अंतरा ऋषभ के साथ जा तो रही थी लेकिन उसे पता नहीं था कि वहां उसकी किसी से मुलाकात होने वाली है। अंतरा की किससे मुलाकात होने वाली थी? क्या वह उस व्यक्ति को जानती थी या फिर उसकी जिंदगी में फिर से कोई नया किरदार आने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH24 गर्लफ्रेंड। ऋषभ मलिक ने अंतरा से कहा था कि उसे एक मीटिंग अटेंड करनी थी और अंतरा को उसका मेकअप करने के लिए साथ जाना था, जिसके लिए उसने 50,000 रुपए देने का वादा किया था। अगले दिन सुबह ऋषभ ने अपनी स्पोर्ट्स कार में अंतरा को होटल से पिक किया और दोनों निकल पड़े थे। रास्ते में ऋषभ ने अंतरा से पूछा कि तुमने अपने लिए कोई लड़का क्यों नहीं देखा अब तक? ये सुनकर अंतरा ने ऋषभ की तरफ देखा। ऋषभ ने आगे कहा कि मेरा मतलब है कि अगर तुमने किसी से शादी कर ली होती तो तुम्हें इतनी जिम्मेदारियां नहीं उठानी पड़ती। तुम बहुत मेहनत कर रही हो। इस बात का जवाब देते हुए अंतरा ने कहा कि ये सब मैं बचपन से करती आई हूँ, इसलिए मुझे आदत है। मेरी एक कजन भी है जिसको मैंने और मेरे मामा ने मिलकर बड़ा किया और विदेश में भी भेजा था, लेकिन अब वह भी किसी के साथ सेटल हो गई है, इसलिए उसका भी बोझ नहीं रहा हम पर। यह सुनकर अब ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस गाड़ी चला रहा था और बीच बीच में अंतरा की तरफ देख लेता था। अंतरा के इस नए लुक से वह इतना दंग रह गया था कि उसकी असर अभी भी उसके दिमाग में थी। क्या वह सच में वही अंतरा थी जिसे वह उस दिन मिला था? सिर्फ कपड़े बदल जाने से अंतरा कोई दूसरी ही व्यक्ति नजर आ रही थी। अंतरा ने कपड़े भी ऐसे कोई खास नहीं पहने थे। शर्ट और प्लीटेड स्कर्ट पहनना बहुत आम बात थी। बहुत सारी लड़कियां रोज पहनती होगी, लेकिन फिर भी अंतरा के पहनने से वह अलग दिख रहे थे। वह कपड़े पहनने से अंतरा की उम्र थी उससे और कम लग रही थी और वह ज्यादा पतली लग रही थी। अंतरा की त्वचा भी काफी बेदाग थी। ऋषभ ने यह भी देखा कि अंतरा ने कोई मेकअप भी नहीं किया हुआ था, मतलब कि वह नेचुरल ब्यूटी थी। ऋषभ ने सोचा कि अभी कुछ कुछ समझ आ रहा है कि अंतरा इतनी खूबसूरत होने के बावजूद उसका कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। अपनी खूबसूरती छिपाने के लिए शायद वह जानबूझकर पुराने कपड़े पहनती होगी ताकि कोई आदमी उसे अपना बनाने के बारे में सोच न सके। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि अंतरा में कुछ ऐसा था जो उसे उसकी ओर खींच रहा था। दूसरी तरफ पैसेंजर सीट पर बैठी हुई अंतरा को अंदाजा भी नहीं था कि ऋषभ उसके बारे में बहुत कुछ सोच रहा था। उसे तो बस यही लग रहा था ऋषभ उसे पसंद नहीं करता, इसलिए उसने पूरे रास्ते में ऋषभ से बात करने की कोई कोशिश ही नहीं की। आखिर ऋषभ की गाड़ी एक बहुत बड़े क्लब जाकर रुकी। एंट्रेंस पर दरवान ने मुस्कुराकर ऋषभ का नाम पुकारते हुए उसे वेलकम किया। ये देखकर अंतरा को लगा कि ऋषभ वहां अक्सर आता होगा। अंतरा ने ऋषभ से कहा कि सर, क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर आप किस सिलसिले में आए हैं, ताकि मुझे समझ आए कि आपको किस तरह का मेकअप करना है। ये सुनकर ऋषभ ने अंतरा के सामने देखते हुए कहा कि मेरे चेहरे को देखकर तुम्हें लगता है कि मुझे मेकअप की जरूरत है। ये सुनकर अंतरा ने सवालिया नजर से ऋषभ के सामने देखा। अगर उसे मेकअप नहीं करवाना था तो वह उसे यहाँ क्यों लाया था? तब तक अंतरा की बाकी लोगों पर नजर पड़ी। उसने देखा कि आदमी और औरत के जोड़ों में सब लोग क्लब के अंदर जा रहे थे। ये देखकर अंतरा ने ऋषभ से पूछा कि क्या मुझे आपकी पार्टनर को मेकअप करना है? जवाब में ऋषभ ने अंतरा का हाथ पकड़कर अपने हाथ में रखा और कहा कि अगर तुम्हें खुद पर मेकअप करना है तो कर लो। ये सुनकर अंतरा चौंक गई। उसने अपना हाथ ऋषभ के हाथ से छुड़ाते हुए कहा कि सर, मैं कुछ समझी नहीं। अंतरा घबरा गई थी। ये देखकर ऋषभ ने उसे कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, आज मेरे भाई की कंपनी की एनिवर्सरी की पार्टी है। वैसे तो मेरा भाई बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी एक बात से मैं इरिटेट हो जाता हूँ। वह हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है कि अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ। हर बार जब हम मिलते हैं तो ये बोल बोलकर वह मेरा सर खा जाता है, लेकिन खुद अभी भी सिंगल है। इसलिए अगर आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी तो मैं तुम्हें और 20,000 रुपये दूंगा, मतलब टोटल 70,000। ये सुनकर अंतरा को ऐसा लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने ऋषभ से कहा कि सर, मैं बस एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, आपने कहा था मेकअप का काम है, इसलिए मैं यहाँ आई थी। आई एम सॉरी, लेकिन आप इस काम के लिए किसी और को बुला लीजिए, आपको बहुत सी लड़कियां मिल जाएगी। ये सुनकर ऋषभ के अहंकार को ठेस लगी। उसने कहा कि चलो, इस नाटक के लिए तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। जवाब में अंतरा ने कहा कि मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो। अंतरा आगे कुछ कहे उससे पहले ऋषभ ने उसकी बात करते हुए कहा 2 लाख। ये सुनकर अंतरा ने ऋषभ को समझाते हुए कहा कि शर्मा है, हाँ, आपको कैसे समझाऊं, बात पैसों की नहीं है, लेकिन किसी से झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है। और अंतरा आगे कह रही थी पर ऋषभ ने अपना हाथ उठाकर इशारा करते हुए उसे चुप करा दिया और अपना फोन निकालकर उसमें कुछ करने लगा। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक से क्या करने लगा। तब तक अंतरा के फोन पर बैंक की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज आया। ऋषभ ने कहा कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं और मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा। थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे, आप ज्यादा बहस मत करो। अंतरा कुछ जवाब दे उससे पहले ऋषभ ने अंतरा का हाथ पकड़ा और खींचकर उसे अंदर ले गया। अंदर जाने के बाद अंतरा ने देखा कि वहां पर सारे लोग थे और सब के सब जाने माने फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज थे। ऋषभ अंतरा का हाथ पकड़कर उसे एक आदमी की तरफ लेकर गया जो कि किसी से बात कर रहा था। उसके नजदीक जाकर ऋषभ ने कहा कि भाई, आखिर मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही दी। ये है मेरी गर्लफ्रेंड, अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कब मिलवा रहे हो? ऋषभ की बात सुनकर वह आदमी उन दोनों की तरफ मुड़ा। उस आदमी का चेहरा देखकर अंतरा हक्की बक्की रह गई। ऋषभ का भाई कोई और नहीं बल्कि विक्रांत ग्रोवर था। अंतरा ने इंटरनेट पर उसकी फोटो देखी थी। विक्रांत ने आगे आते हुए अंतरा से कहा कि हेलो मिस, मैं विक्रांत ग्रोवर, आप। विक्रांत की आवाज सुनकर अंतरा सोच में पड़ गई कि विक्रांत ग्रोवर की आवाज तो मिस्टर शैडो की आवाज से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन विक्रांत उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वह अंतरा से पहली बार मिल रहा हो। विक्रांत अंतरा के जवाब का इंतजार कर रहा था। अंतरा ने खुद को संभालते हुए अपना गला ठीक किया और कहा कि हेलो मिस्टर विक्रांत, मेरा नाम अंतरा आहूजा है। जवाब में विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा कि नाइस टू मीट यू एम अंतरा। ऋषभ ने खुद के ऊपर गर्व करते हुए विक्रांत से कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है ना।
ये सुनकर विक्रांत ने ऋषभ को जवाब देते हुए कहा कि जब हमारी फोन पर बात हुई थी तब तो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ये बताया था कि वह थोड़ी सावली है, तुमने फिर से गर्लफ्रेंड बदल दी क्या? इतना बोलकर विक्रांत ने अंतरा की तरफ देखकर कहा कि एम्स अंतरा, ऋषभ भले ही मेरा भाई है, लेकिन फिर भी मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि वह एक प्लेबॉय है, इसलिए इसको डेट करने से पहले ठीक से सोच लेना। ये सुनकर ऋषभ ने विक्रांत को ताना मारते हुए कहा कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसा शायद ही कोई होगा जो अपने ही भाई को सरेआम बदनाम करता हो। ये सुनकर विक्रांत ने दबी हुई हंसी के साथ ऋषभ को जवाब देते हुए कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें बदनाम कर रहा हूँ, तो हमें ये बताओ कि तान्या, रूही, जेनी यह सब कहाँ गई? मुझे याद है कि इनमें से कोई भी 3 दिन से ज्यादा तुम्हारे साथ टिकी नहीं थी। ये सुनकर ऋषभ ने विक्रांत के सामने अपने हाथ जोड़कर कहा कि ओ भाई, मैं गलत तुम सही, अब खुश। अब ये सब पुरानी बातें बंद करे। ऋषभ को अब गुस्सा आ रहा था। ये देखकर विक्रांत ने कहा कि ठीक है, ठीक है। और ऑफ कोर्स मैं यही चाहूंगा कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो ताकि मॉम डैड को तुम्हारी फिक्र ना रहे। उसने ये बोला ही था तब कोई आदमी विक्रांत से मिलने आया, इसलिए विक्रांत ने ऋषभ और अंतरा से कहा, एक्सक्यूज मी, एंजॉय योरसेल्व्स। ये बोलकर विक्रांत उस आदमी के साथ बात करते हुए थोड़ा दूर चला गया। अंतरा ने ऋषभ से पूछा कि सर, अगर आप बुरा न मानो तो आपसे एक बात पूछूं? जवाब में ऋषभ ने हाँ में अपना सर हिलाया। अंतरा ने कहा कि क्या सच में आप दोनों भाई हो? मेरा मतलब है कि आपकी सरनेम मलिक और आपके भाई की सरनेम ग्रोवर। ये सुनकर ऋषभ ने जवाब दिया कि हाँ, हम दोनों सच में भाई हैं। दरअसल उसने डैड की सरनेम रखी है और मैंने मॉम की। इतना कहकर ऋषभ ने आगे कहा, लेकिन तुम कब से उसको क्यों देखे जा रही हो? मुझे पता है कि उसका बिजनेस मेरे बिजनेस से बड़ा है, लेकिन दिखने में भी वह मुझसे अच्छा है क्या? ये सुनकर अंतरा ने अपनी पलकें झपकाकर ऋषभ की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि विक्रांत उनसे दूर चला गया था, फिर भी उसकी नजर विक्रांत पर ही थी। अंतरा अब विक्रांत और मिस्टर शैडो की समानता ढूंढ रही थी। ऊंचाई, चाल ढाल, आवाज, प्रभाव और पैसा, ये सब दोनों में एक जैसा ही था। हालांकि मिस्टर शैडो ने उसे मना किया था कि वह विक्रांत ग्रोवर नहीं है। अंतरा को याद आया कि मिस्टर शैडो ने उसे कहा था कि उन्हें कुछ चीजों के साथ डील करना था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उन कामों में बाधा आ जाए, इस वजह से वही विक्रांत ग्रोवर है ये स्वीकारने से मना कर दिया हो। जो भी हो, फिलहाल तो मिस्टर शैडो और विक्रांत ग्रोवर में काफी समानता थी। कोई भी विक्रांत को देखकर यह कह सकता था कि उसके चाल ढाल और बोलने के तरीके में एक अलग ही शालीनता थी। वह एक मच्योर और सफल बिजनेसमैन था, जो कि मिस्टर शैडो के व्यक्तित्व में भी हमेशा झलकता था। और चेहरा, अंतरा को तुरंत मिस्टर शैडो की जॉलाइन याद आ गई, लेकिन विक्रांत को देखकर वह इस तरह से दंग रह गई थी कि उसकी जॉलाइन देखने का उसे मौका ही नहीं मिला। अंतरा विक्रांत को देखने में इस कदर खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका बॉस ऋषभ उसके सामने मुंह बनाकर देख रहा था। ऋषभ अब चिढ़ गया था। उसने अंतरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और कहा, तुम जिंदा तो हो ना? तब जाकर अंतरा एकटक देखने में से बाहर आए और उसने कहा, हाँ। क्या? सॉरी, उसे पता ही नहीं था कि ऋषभ ने उसे क्या कहा था, इसलिए उसने एक साथ सब कुछ बोल दिया। ऋषभ ने कहा कि तुम इस तरह से मेरे भाई को घूर क्यों रही हो? कहीं तुम्हें उसके साथ पहली नजर में प्यार तो नहीं हो गया? ये सुनकर अंतरा शर्मिंदा हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वह ऋषभ को कैसे समझाए। अंतरा को खामोश देखकर ऋषभ को और गुस्सा आया और उसने कहा कि अरे बताओ। ये सुनकर अंतरा को याद आया कि ऋषभ को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। अंतरा ने ऋषभ को समझाते हुए कहा कि दरअसल आपके भाई मेरे एक फ्रेंड के जैसे दिखते हैं। ये सुनकर ऋषभ ने कहा, फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? अंतरा ऋषभ की एक ही बात सुनकर तंग आ गई थी, इसलिए इस बार उसने भी चिढ़ते हुए कहा कि सर, मैंने आपके भाई से मिल लिया है, इसलिए आज का आपका काम हो गया है, तो अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर अंतरा वहां से निकलने लगी, तब ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा कि कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है 3 लाख रुपए कमाना आसान है? ये सुनकर अंतरा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा कि फिर आप ही बताओ कि मुझे यहाँ रुककर क्या करना है? ये सुनकर ऋषभ सोचने लगा। उसे खुद ही नहीं पता था कि वह इस सवाल का क्या जवाब दे, क्योंकि उसे खुद ही पता नहीं था कि वह आज अंतरा को यहाँ क्यों लाना चाहता था। उसे नहीं पता था कि वह सुबह 9 बजे से होटल सहारा के बाहर अंतरा का इंतजार क्यों कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वह क्यों जानना चाहता था कि अंतरा होटल में अकेली रहती थी या किसी के साथ। ऋषभ को इस पार्टी में आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब उसने अंतरा को देखा तो उसे लेकर वह अपने भाई के पास क्यों चला आया था वो उसे खुद भी नहीं पता था। अंतरा ने फिर से पूछा, बताए, मैं क्यों रुकूं यहाँ? ऋषभ कैसे रोक पाएगा अंतरा को? क्या ऋषभ को अंतरा से प्यार हो गया था? और क्या विक्रांत ग्रोवर और मिस्टर शैडो एक ही व्यक्ति हैं थे? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH25 आमना सामना। ऋषभ मलिक अंतरा को अपनी नकली गर्लफ्रेंड बनाकर अपने भाई से मिलवाना चाहता था। इसके लिए मना करने पर ऋषभ ने अंतरा के बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा कर दिए और उसे जबरदस्ती अंदर ले गया था। अंदर जाकर अंतरा को पता चला था कि ऋषभ का भाई विक्रांत ग्रोवर था। अंतरा ने विक्रांत को ध्यान से देखा तो उसे विक्रांत और मिस्टर शैडो में काफी समानता दिखी थी। अंतरा काफी देर से विक्रांत को घूर रही थी, जिसके चलते ऋषभ को बेचैनी होने लगी और वह अंतरा को टोके जा रहा था। तंग आकर अंतरा ने उसे कहा था कि अब उसने ऋषभ के भाई से मिल लिया है, इसलिए उसने अपना काम पूरा कर दिया है, तो वह उस पार्टी से निकलना चाहती है। तब ऋषभ उसे जबरदस्ती रोक रहा था। तब अंतरा ने से पूछा था कि फिर आप ही बताओ कि मुझे यहाँ रुककर क्या करना है? इस बात का ऋषभ के पास कोई जवाब नहीं था। ऋषभ ने अंतरा की तरफ देखकर कहा, तुम जा सकती हो। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। ऋषभ ने दोहराया, मैंने कहा तुम जा सकती हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अंतरा ने एक गहरी सांस ली और कहा, अपना धैर्य खोने के लिए सॉरी सर, लेकिन मुझे अपने मामा के हॉस्पिटल जाना है और आपके 3 लाख रुपए मैं लौटा दूंगी। अब मैं चलती हूँ। ये सुनकर ऋषभ ने कहा, अच्छा तुम्हें हॉस्पिटल जाना था इसलिए तुम उतावली हो रही थी? मुझे लगा कि आगे की बात ऋषभ ने अधूरी छोड़ दी। उसे लगा कि अंतरा को उसके साथ रुकना नहीं था, इसलिए वह जाना चाहती थी। ऋषभ ने अंतरा से कहा, रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये सुनकर अंतरा ने कहा, थैंक यू सर, लेकिन बस स्टॉप यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अंतरा शुरू से लेकर अब तक विनम्रता से बात कर रही थी। ऋषभ आगे कुछ कह नहीं पाया और अंतरा को वहां से जाते हुए देखता रहा।
क्लब से बाहर आकर अंतरा ने गहरी सांसें ली। फिर से उसे विक्रांत ग्रोवर का ख्याल आया, लेकिन उसे याद आया कि पिछली बार जब उसने मिस्टर शैडो के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी तब मिस्टर शैडो को पसंद नहीं आया था। इसलिए इस बार मिस्टर शैडो ही विक्रांत ग्रोवर है या नहीं ये जानने के लिए उसे फिर से अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी थी। मिस्टर शैडो पर उसकी वजह से कोई मुश्किल आए ऐसा वह कुछ नहीं करना चाहती थी। अंतरा ने सोचा कि मिस्टर शैडो बिना वजह तो वह अपने चेहरे पर मास्क नहीं पहनेंगे, और वैसे भी उन्होंने खुद कहा है कि वक्त आने पर वह मास्क उतारकर अपना चेहरा दिखाएंगे। अंतरा ये सब सोचते हुए बस स्टॉप की तरफ चल रही थी तब उसे एक आवाज आई, एम्स अंतरा। उसने मुड़कर देखा तो विक्रांत ग्रोवर उसका बैग हाथ में लिए उतावले कदमों से उसकी तरफ आ रहा था। अंतरा के नजदीक पहुंचते ही विक्रांत ने अंतरा से कहा, तुम अपना बैग भूल गई थी। अंतरा ने उसके हाथ से बैग लेते हुए कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर विक्रांत, और आपको तकलीफ देने के लिए सॉरी। यह सुनकर विक्रांत ने मुस्कुराया और अंतरा से पूछा कि तुम अकेली क्यों जा रही हो? ऋषभ तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। जवाब में अंतरा ने कहा, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे कहीं पर जाना था इसलिए मैं अकेली निकल गई। सॉरी, निकलने से पहले मैं आपसे मिलने नहीं आई। विक्रांत ने अंतरा से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? यह सुनकर अंतरा चौंक गई। उसने विक्रांत से कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। विक्रांत ने पूछा कि एम्स अंतरा, मैंने नोटिस किया कि तुम जब से आई थी तब से मुझे देखे जा रही थी, क्या हम पहले मिल चुके हैं? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, मुझे नहीं लगता। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले। उसने आगे कहा, लेकिन थैंक यू मिस्टर विक्रांत, आपसे मिलकर खुशी हुई। अब मैं आपका ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए इजाजत चाहती हूँ, अंदर बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोलकर अंतरा मुड़ी और चलने लगी। विक्रांत ने आवाज लगाई, रुको। अंतरा रुक गई और फिर से मुड़कर विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये सुनकर अंतरा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। इसका क्या मतलब था? क्या वह काबुल करना चाहता था कि वही मिस्टर शैडो है? अंतरा ये सोच रही थी तब विक्रांत ने कहा, यहाँ पर खड़े होकर बात करने से बेहतर है कि गाड़ी में बात करते हैं। उसके बाद विक्रांत ने क्लब के पार्किंग से अपनी गाड़ी मंगवाई और दोनों वहां से निकले। अंतरा ने देखा कि विक्रांत की गाड़ी उसके भाई ऋषभ की गाड़ी से बिल्कुल उल्टी थी। ऋषभ की गाड़ी भड़कीले रंग की थी और काफी महंगी थी, लेकिन विक्रांत की गाड़ी एकदम सिंपल ब्लैक कलर की थी। हालांकि विक्रांत की गाड़ी भी सस्ती बिल्कुल नहीं लग रही थी। ऋषभ गाड़ी एकदम तेज चला रहा था, लेकिन विक्रांत एकदम शांति से। विक्रांत ने अंतरा से पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है? जवाब में अंतरा ने कहा, केपी हॉस्पिटल। विक्रांत ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, और फिर कहा, सीट बेल्ट। ये सुनकर अंतरा को एहसास हुआ कि वह सीट बेल्ट पहनना भी भूल गई थी। अंतरा ने सॉरी कहते हुए सीट बेल्ट पहना। विक्रांत ने कहा, एम्स अंतरा, तुम कब से मुझसे बात करने के लिए हिचकिचा रही हो, ऐसा क्यों? ये सुनकर अंतरा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी मिस्टर विक्रांत। दरअसल बात यह है कि मैं आपके भाई ऋषभ की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ये सुनकर विक्रांत को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। उसने अंतरा से कहा, ऋषभ इसीलिए उतना चिढ़ रहा था क्योंकि तुम उसके सामने बिल्कुल नहीं देख रही थी। लड़कियां हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हैं, इसलिए उसे खुद पर बहुत घमंड है, पर तुमने उसका घमंड चकनाचूर कर दिया। अंतरा को ऋषभ की बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने विक्रांत से कहा, मिस्टर विक्रांत, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जवाब में विक्रांत ने कहा, बिल्कुल पूछो। अंतरा ने उसे पूछा कि क्या आपके पास कोई मर्सिडीज मेबाक है? ये सुनकर विक्रांत जोर से हंस पड़ा और उसने कहा, ये तो ऐसा सवाल है जैसा लोग एक दूसरे को ब्लाइंड डेट पर पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास खुद का घर है? क्या तुम्हारे पास खुद की गाड़ी है? ये सुनकर अंतरा थोड़ी शर्मिंदा हुई और उसने कहा, मेरा वह मतलब नहीं था, मैं तो बस। वह आगे कुछ फायदे उससे पहले विक्रांत ने कहा, हाँ, मेरे पास एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज मेबाक है। मेरी सब गाड़ी ब्लैक कलर की है। अंतरा ने विक्रांत से कहा, थैंक यू, और मेरा एक और सवाल है। लगभग एक हफ्ते पहले एक यॉट पर पार्टी हुई थी जहां पर काफी सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज थे, क्या अभी वहां पर थे? ये सुनकर विक्रांत ने याद करते हुए कहा, अगर तुम उस पार्टी की बात कर रही हो जहां पर रुद्र आहूजा की बीवी ने तमाशा किया था तो वहां पर मैं जरूर था। इतना बोलकर विक्रांत ने थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए आगे कहा, उस पार्टी से याद आया कि तुम्हारी शक्ल रुद्र आहूजा की एक्स वाइफ से काफी मिलती है एम्स अंतरा। ये सुनकर अंतरा हक्की बक्की रह गई। विक्रांत ने हंसते हुए कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। उसके बाद अंतरा के पास कोई सवाल नहीं था। कुछ ही देर में वह लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। विक्रांत ने उतरकर अंतरा के लिए दरवाजा खोला। अंतरा ने उसे शुक्रिया अदा किया। विक्रांत ने अंतरा से कहा, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है अंतरा। इतना बोलकर विक्रांत अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। उसके जाते ही अंतरा ने एक गहरी सांस ली। अब जाकर अंतरा की नर्वसनेस कम हुई थी। अंतरा ने गाड़ी में विक्रांत के नजदीक बैठने का फायदा उठाते हुए उसकी जॉलाइन उसके जबड़े का आकर ध्यान से देख लिया था। वह भी मिस्टर शैडो से काफी हद तक मेल खाता था, लेकिन अभी अंतरा की किसी नतीजे पर पहुंचने की हिम्मत नहीं थी। उसने विक्रांत और मिस्टर शैडो के ख्याल अपने दिमाग से निकाले और हॉस्पिटल में दाखिल हुई और ऊपर की तरफ गई। आज अंतरा को उसके मामा के लिए खाना बनाने का वक्त नहीं मिला था, इसलिए उसने रास्ते से फ्रूट्स खरीद लिए थे। अंतरा अपने मामा मुकुंद के वार्ड के बाहर पहुंची थी तब उसने अंदर से गायत्री की आवाजें सुनी। मेरी माँ वापस आ रही है। उसने आपसे से कई ज्यादा पैसे वाले आदमी से शादी की है, इसलिए माँ आपके पास वापस आएगी ऐसा सोचना भी मत। मैं और रुद्र, हाँ ये सच है, मैंने रुद्र से शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या मैं स्वार्थी हूँ? अंतरा अनाथ थी और हमारे परिवार ने उसे पाला है, हमारे उस पर एहसान थे, इसलिए जो कुछ उसने किया वह उसका फर्ज था। अगर आपको लगता है कि मैं आपके प्रति अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही हूँ तो अपना रिश्ता खत्म करो ना। वैसे भी मेरी माँ ने शादी कर ली है, अब उसका पति ही मेरा पिता है। अंतरा से अब रहा नहीं गया और वह वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर गई। उसने देखा कि गायत्री खड़ी थी और उसके मामा नीचे जमीन पर गिरे हुए थे। उनका हॉस्पिटल गाउन पूरी तरह से गिला हो चुका था। ये देखकर अंतरा चौंक गई और तुरंत जाकर अपने मामा को उठने में मदद की और उन्हें उनके बेड पर लेटाया। मुकुंद को उठाते वक्त जब अंतरा ने उसके गाउन को छुआ तो उसे पता चला कि गाउन का कपड़ा गिला होने के साथ गर्म भी था।
अंतरा का खून खुल उठा। उसने गायत्री पर चिल्लाते हुए पूछा कि तूने क्या किया है मामा के साथ? अपने पिता पर तुमने उबलता हुआ पानी फेंका है क्या? ये सुनकर गायत्री ने अपने ताजे पॉलिश किए हुए नाखूनों को देखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वह मुझ पर हाथ उठाने के लिए बेड से उठे थे, लेकिन उनका बैलेंस बिगड़ा और उन पर गर्म पानी का जग गिर गया, इसमें मेरी क्या गलती है? ये सुनकर अंतरा का दिल कांप गया। पता नहीं कितने टाइम पहले ये उबलता हुआ पानी उसके मामा के शरीर पर गिरा होगा। अंतरा के जबड़े कस गए। उसने तेज नजर से गायत्री की तरफ देखा और कहा, तेरा हिसाब तो बाद में करूंगी। ये कहकर अंतरा ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। जैसा कि अंतरा को डर था, उसके मामा के पूरे शरीर पर जगह जगह जलने के निशान थे। मुकुंद को पूरी तरह से चेक करने के बाद डॉक्टर ने गुस्से से कहा कि तुम लोग इनके परिवार वाले हो या दुश्मन? इतने समय पहले इन पर उबला हुआ पानी गिरा है और तुम लोगों ने अब जाकर मुझे बुलाया। तुम लोग इनको जान से मारना चाहते हो क्या? अंतरा अपना सर झुकाकर यह सब सुन रही थी। उसे बस एक बात की फिक्र थी कि उसके मामा को कुछ ना हो, उसके लिए वह कितनी भी डांट खाने के लिए तैयार थी। डॉक्टर ने पूछा कि पेशेंट की जिम्मेदारी किसकी थी। यह सुनकर तुरंत गायत्री ने अंतरा की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, ये अगर पेशेंट को कुछ भी होगा तो यह जिम्मेदार है। यह सुनकर मुकुंद को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे जैसी नालायक लड़की मेरे घर में कहां से पैदा हो गई? गायत्री ने दबी हुई हंसी के साथ कहा, मुझे क्या पता, आप खुद ही ऊपर जाकर दादाजी से क्यों नहीं पूछ लेते? ये सुनकर मुकुंद ने कहा, तेरी यह हिम्मत। ये बोलते बोलते वह फिर से उठने जा रहा था तब अंतरा ने उसे रोकते हुए कहा कि शांत हो जाइए मामा। मुकुंद गुस्से से तिलमिला उठा था। उसने कहा, मुझे मत रोक अंतरा बेटा, आज मैं इस बेशर्म लड़की को जान से मार दूंगा। इतना बोलकर गायत्री से उसने कहा, आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। मुकुंद के हॉस्पिटल गाउन पर खून के भी निशान थे। अंतरा को उसकी बहुत फिक्र हुई। उसने डॉक्टर से हाथ जोड़ते हुए कहा, डॉक्टर मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे मामा के जख्मों को ठीक कीजिए। उनके जख्मों से खून निकल रहा है। उसके बाद मुकुंद की सांसें धीमी हो गई और शरीर कांपने लगा और फिर वह बेहोश हो गया। यह देखकर अंतरा की चीख निकल गई, मामा, डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए। डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट्स चेक किए और कहा, इनका ब्लड प्रेशर अचानक से लो हो गया है और हार्ट रेट भी नीचे गिर रही है, इनको इमरजेंसी रूम में लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद मुकुंद को स्ट्रेचर पर डालकर ले जाया गया। अंतरा भी उनके साथ इमरजेंसी रूम के दरवाजे तक गई। स्ट्रेचर अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया और अंतरा बाहर बेबस होकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें फूलने लगी। 15 दिन के अंदर उसके मामा दूसरी बार इमरजेंसी रूम में थे। अंतरा ने जोर से खुद को एक थप्पड़ मारा कि वह ऋषभ मलिक के पैसों की लालच में क्यों आ गई। अगर वह अपने रोज के वक्त पर हॉस्पिटल आ जाती तो गायत्री की ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। अंतरा ने अपनी मुट्ठी भींची और वहां से वार्ड की तरफ गई। गायत्री निकलने की तैयारी कर रही थी। अंतरा को आता देखकर गायत्री ने दबी हुई हंसी के साथ पूछा कि बूहा जिंदा है या टपक गया। जवाब में उसे वार्ड का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आए। अंतरा ने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। वार्ड में अब सिर्फ वह दोनों ही थे। अब गायत्री के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह घबराहट ने ले ली थी। उसने कहा, अंतरा ये तुम क्या कर रही हो? अंतरा अपनी सुध बुध खो बैठी थी। उसने गायत्री से कहा, मैं बस बुराई का अंत कर रही हूँ। इतना कहकर अंतरा ने पास में पड़ी हुई कुर्सी उठाकर गायत्री पर फेंकी। गायत्री के साथ क्या होने वाला था? कहीं अंतरा गुस्से में कोई संगीन जुर्म तो नहीं कर बैठेगी? क्या अंतरा के मामा बच पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट FM पर। CH26 नालायक। मुकुंद के वार्ड में पहुंचकर अंतरा ने देखा था कि गायत्री के उकसाने पर मुकुंद ने उठने की कोशिश की थी और इसके चलते मुकुंद के शरीर पर उबलता हुआ पानी गिर गया था। अंतरा ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया था और मुकुंद को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया था। उसके बाद वार्ड रूम में अंतरा वापस आई थी और उसने वार्ड रूम के दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा दी थी। ये देखकर गायत्री घबरा गई थी और उसने अंतरा से पूछा था कि अंतरा ये तुम क्या कर रही हो? अंतरा ने उसे जवाब देते हुए कहा था कि मैं बस बुरे का अंत कर रही हूँ। इतना कहकर अंतरा ने पास में पड़ी कुर्सी उठाकर गायत्री पर फेंकी। हल्की चीख के साथ गायत्री अपनी जगह से हट गई और कुर्सी दीवार से टकराकर नीचे गिर गई। गायत्री ने कहा, अंतरा पागल हो गई हो क्या? जवाब में अंतरा ने कहा, हाँ मैं पागल हो गई हूँ और आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस दरवाजे से तो तू बाहर जाने से रही। तेरे बचने का एक ही तरीका है, तुझे खिड़की से कूदना पड़ेगा। अंतरा गुस्से से तिलमिला रही थी, लेकिन वह बात एकदम शांति से कर रही थी। उसके मामा का वार्ड 7वें माले पर था, इसलिए गायत्री वहां से कूदने की तो हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। गायत्री को अब अंतरा से डर लगने लगा था। इतने सालों में गायत्री ने अंतरा का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने रुद्र को अंतरा से छीनकर आहूजा निवास में उसकी जगह ले ली तब भी वह इतनी गुस्से में नहीं थी जितनी आज थी। गायत्री ने डरते हुए कहा, देख अंतरा, मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो रुद्र तुझे छोड़ेगा नहीं। और तू? गायत्री की बात काटते हुए अंतरा ने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर मामा को कुछ हो गया तो रुद्र क्या उसका बाप भी तुझे बचा नहीं पाएगा। ये बोलकर अंतरा ने एक छोटा टेबल उठाकर गायत्री की तरफ फेंका, लेकिन टेबल गायत्री पर गिरे उससे पहले ही वह उछलकर बेड के नीचे छिप गई। अंतरा को खुद को पता नहीं था कि अचानक से उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई थी। अंतरा धीरे से बेड के पास गई और नीचे झुककर गायत्री से कहा, बाहर आ। गायत्री के माथे पर पसीना आ गया था। उसने कहा, तू पागल हो गई है अंतरा, उस बेकार बूढ़े के लिए तू खुद की भी परवाह नहीं कर रही है। ये सुनकर अंतरा के जबड़े सख्त हो गए और उसने कहा, सही कहा तूने, उन्होंने जिंदगी में सारे काम बेकार ही किए। उन्होंने बेकार में ही लोगों के जूते पॉलिश किए, बेकार में ही सिर्फ चाय बिस्किट खाकर पूरे पूरे दिन निकाले, वह बेकार में ही सिर्फ 3 घंटे सोकर 20-20 घंटे काम करते थे ताकि तुझे ठीक से पाल सके। बेकार में ही उन्होंने और मैंने एक एक पैसा जोड़कर तुझे विदेश भेजा था। ये सुनकर भी गायत्री की अकड़ कम नहीं हुई। उसने कहा, तुम लोग हमेशा से मुझे यही बातें सुनाते आए हो, लेकिन ये सब करने के लिए कभी मैंने तुम दोनों से नहीं कहा था। अंतरा को एहसास हो गया कि यह सब बातें गायत्री की समझ से परे है, इसलिए उसे समझाने का मतलब नहीं है। अंतरा ने सेलाइन बॉटल के स्टैंड को पकड़ा। ये देखकर गायत्री के होश उड़ गए और उसने कहा, देख अंतरा, मुझे कुछ मत करना,
मैंने बताया ना कि वह खुद से गिर गए थे। मैंने उन्हें कुछ नहीं किया था। जवाब में अंतरा ने कहा, आज नहीं किया तो आगे कुछ करेगी। अगर तू जिंदा रही तो आज नहीं तो कल मामा गुस्से से मर जाएंगे। इतना बोलकर अंतरा ने लोहे का स्टैंड उठाया। इसी के साथ गायत्री ने अंतरा को धक्का दिया और वह दरवाजे की तरफ भागी। अंतरा भी उसके पीछे भागी और गायत्री पर वार करने के लिए स्टैंड ऊपर उठाया। उसी वक्त किसी ने लात मारकर दरवाजा खोला। गायत्री ने देखा कि वह रुद्र था। वह भागती हुई रुद्र के गले लग गई। रुद्र ने तुरंत गायत्री को अपने पीछे खींच लिया और लोहे का स्टैंड पकड़ लिया और अंतरा के हाथ से छीनकर साइड में फेंक दिया। गायत्री ने फुट फुट कर रोते हुए रुद्र का हाथ पकड़ लिया और कहा, रुद्र मुझे बचा लो, अंतरा मुझे जान से मारना चाहती है। ये सुनकर रुद्र ने घूरते हुए अंतरा से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या अंतरा? गायत्री प्रेग्नेंट है ये जानते हुए भी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रुद्र, तुम दोनों मुझसे और मेरे मामा से दूर रहा करो। ये सुनकर रुद्र को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, भले ही गायत्री ने कितना भी गलत किया हो, लेकिन वह बाप बेटी का मामला था, उसमें तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके जवाब में अंतरा ने ताना मारते हुए कहा, अगर आज मैंने दखल नहीं दी होती तो ये बेटी अपने बाप को उकसा उकसा कर जान से मार देने वाली थी। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ रुद्र, राहु जा अपनी रखेल को समझा दो, अगर दोबारा उसने ऐसी कोई हरकत की तो उसकी जान ले लूंगी। इतना बोलकर अंतरा दरवाजे पर खड़े रुद्र को धक्का देकर बाहर निकल गई। अंतरा की आंखों से गर्म पानी की धारा बहने लगी, लेकिन अंतरा हार नहीं मान सकती थी। उसने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछा। तभी उसे पीछे से आवाज आई, अंतरा रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर अंतरा ने बिना मुड़े कह दिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रुद्र पीछे से दौड़ते हुए उसके पास आया और अंतरा का हाथ पकड़ते हुए उसने कहा, सुनो तो सही, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। जवाब में अंतरा ने कहा, बोला ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन रुद्र उसे खींचकर ले जा रहा था। अंतरा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुद्र कमीने, छोड़ मुझे। लेकिन रुद्र की मजबूत पकड़ से अंतरा की कोमल कलाई कहाँ छूटने वाली थी। रुद्र उसे फायर एस्केप की सीढ़ियों के पास ले गया और कॉरिडोर का दरवाजा बंद कर दिया। अंतरा वहां से जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्र ने उसके कंधे पकड़कर रोक लिया और कहा, मैं गायत्री को छोड़ दूंगा। ये सुनकर अंतरा चौंक गई और कहा, क्या कहा तुमने? जवाब में रुद्र ने कहा, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं गायत्री को छोड़ दूंगा। ये सुनकर अंतरा ने ताना मारते हुए कहा, आपकी तबीयत तो ठीक है मिस्टर आहूजा, लगता है आप भूल गए कि मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ना ही मैं बच्चे पैदा कर सकती हूँ, ना ही मुझे गायत्री की तरह नखरे करने आते हैं। मैं कहा आहूजा खानदान की बहू बनने लायक हूँ, इसीलिए मुझे अपने हाल पर ही छोड़ दो। गायत्री को छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो। ये सुनकर रुद्र ने कहा, वार्ड के अंदर तुम्हारे और गायत्री के बीच हुई सारी बातें मैंने सुन ली हैं। मैं समझता हूँ कि उसका उसके पिता के प्रति बर्ताव ठीक नहीं है, इस वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है। ये सुनकर अंतरा ने झटके से रुद्र के सामने देखा और कहा, उसका बर्ताव ठीक नहीं है? अरे मामा गरीब है, इसलिए गायत्री को उन पर शर्म आती है। वह हमेशा यही चाहती है कि मामा मर जाए। इसके जवाब में रुद्र ने अंतरा को समझाते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ, लेकिन अभी गायत्री मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए एक बार उसकी डिलीवरी हो जाए उसके बाद मैं हमेशा के लिए उसे अपने से दूर कर दूंगा और फिर हम साथ रहेंगे। औख। ये सुनकर अंतरा को यकीन नहीं हुआ कि रुद्र सच में ऐसा कह रहा है। अंतरा ने पूछा, रुद्र मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? जवाब में रुद्र ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो। उसके बाद अंतरा ने फिर पूछा, और गायत्री तुम्हारे लिए क्या है? ये सवाल सुनकर रुद्र ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, देखो हर आदमी से कभी ना कभी ऐसी गलती हो जाती है, ऊपर से उस वक्त तुम इतनी खूबसूरत नहीं दिखती थी जितनी अब दिखती हो। खूबसूरती देखकर हर आदमी फिसल जाता है, इसलिए कंफ्यूजन में मुझसे भी ऐसी गलती हो गई थी। ये सुनकर अंतरा ने सोचा कि यह तो बहाने की हद हो गई कि हर आदमी खूबसूरती देखकर फिसल जाता है। उसकी और रुद्र की 4 साल की शादी में उन दोनों के बीच सिर्फ एक बार शारीरिक संबंध बना था, उसके बाद वह लोग कभी साथ सोए भी नहीं थे, तो इससे ये कैसे सही ठहराया जा सकता है कि हर आदमी खूबसूरती देखकर फिसल जाता है। अंतरा अब बात को लंबा नहीं खींचना चाहती थी। उसने कहा, रुद्र मैं तुमसे नफरत नहीं करती। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर खुशी आ गई और उसने कहा, सच, मैं जानता था कि मेरी अंतरा के दिल में सबके लिए सहानुभूति होती है। मुझे यकीन था कि तुम जरूर मुझे समझोगी। इतना कहने के बाद रुद्र ने उत्साहित होते हुए आगे कहा, अच्छा सुनो, एक बार गायत्री की डिलीवरी हो जाए उसके बाद मैं। रुद्र आगे कुछ कहे उससे पहले अंतरा ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ रुद्र, और मैं तुम्हारी और गायत्री की कभी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अंतरा ने ये कहा ही था तब एक नर्स वहां पर आए और उसने दरवाजा खोलकर कहा, आप में से कोई मुकुंद बंसल के परिवार वाला है? अंतरा ने रुद्र को धक्का मारते हुए कहा, जी मैं हूँ। नज ने अंतरा से कहा, अभी मिस्टर मुकुंद खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनकी स्किन कई जगह पर जल गई है। इतना बोलकर नज ने अंतरा को बिल देते हुए कहा, पहले आप ये पेमेंट कर दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द उनकी स्किन की ट्रीटमेंट शुरू कर सके। इतना बोलकर नर्स चली गई। तब तक रुद्र भी बाहर कॉरिडोर में आ गया था। उसने अंतरा से कहा, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझे बताओ अंतरा। ये सुनकर अंतरा ने कहा, जरूरत नहीं है, मैं अभी जिस आदमी के साथ हूँ वह तुमसे कई ज्यादा अमीर है। इतना बोलकर अंतरा वहां से चली गई। पेमेंट करते हुए अंतरा को ख्याल आया कि अच्छा हुआ कि मिस्टर शैडो के दिए हुए पैसे लौटाने का उसे अब तक मौका नहीं मिला था, वरना पता नहीं आज क्या होता। अगर उसे रुद्र से भीख मांगनी पड़ती तो वह खुद से नजरें नहीं मिला पाती। पैसा ही सारे दुखों की जड़ है, लेकिन फिर भी दुनिया में लगभग हर कोई जिंदगी भर पैसों के पीछे भागता है। 2 घंटे बाद मुकुंद को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। फिर एक बार अंतरा अपने मामा को सिर्फ आईसीयू के दरवाजे में लगे कांच से देख रही थी। मुकुंद के शरीर पर काफी सारी ट्यूब्स लगाई गई थी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। उसके पूरे शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी थी। अंतरा इतने दिनों से हॉस्पिटल आ रही थी, इसलिए वहां का नर्सिंग स्टाफ भी उसे पहचानने लगा था। एक नर्स ने आकर अंतरा से कहा, अब आप थोड़ा आराम करो, आपके अंकल की तबीयत खतरे से बाहर है, बस उनको कुछ दिन के लिए आईसीयू में रखना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उन्हें कुछ दिनों में ही उनके वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। ये सुनकर अंतरा ने नर्स के सामने मुस्कुराया और थैंक यू कहा।
तभी अंतरा का फोन बजा। अंतरा तुरंत फायर एस्केप की सीढ़ियों के पास आए और उसने फोन उठाया। सामने से ऋषभ की चिड़ी हुई आवाज आई, अंतरा तुमने आज। वह आगे कुछ कहे उससे पहले अंतरा ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन आज मेरे मामा की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। अंतरा की आवाज से ही ऋषभ को उसकी पीड़ा समझ आ रही थी। ऋषभ ने नरमी से कहा, सबसे पहले तो अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताओ और तुम कौन सी हॉस्पिटल में हो ये बताओ, मैं अभी वहां आता हूँ। ये सुनकर अंतरा ने कहा, सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पेमेंट भी कर दिया है और मेरे मामा भी अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर ऋषभ ने कहा, ठीक है, और तुम मुझे ये सर कहना बंद करो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई बूढ़ा आदमी हूँ। ये सुनकर अंतरा ने सॉरी कहा। ऋषभ ने उसे कहा, और हर बात पर सॉरी बोलना भी बंद करो, जब से हम मिले हैं तब से मैंने तुम्हारे मुंह से बस सॉरी ही सुना है। इतना कहकर ऋषभ ने आगे कहा, ठीक है, अपने मामा का ख्याल रखो और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। उसके बाद अंतरा ने उसका शुक्रिया अदा किया और फोन डिस्कनेक्ट किया। उसे तुरंत गाड़ी में विक्रांत ग्रोवर ने ऋषभ के बारे में जो कहा था वह याद आ गया और अंतरा के दिमाग में सावधानी की घंटियां बजने लगी। विक्रांत ग्रोवर मिस्टर शैडो हो या नहीं, लेकिन अंतरा को ऋषभ से दूर रहना पड़ेगा। उसे समझ आ गया था कि ऋषभ का उसके प्रति रवैया अचानक ही बदल गया था। वह नहीं चाहती थी कि ऋषभ को उसके बारे में किसी भी तरह की गलतफहमी हो। उसके बाद लगातार 3 दिन और रात तक अंतरा आईसीयू के बाहर ही रही और आखिरकार उसे बताया गया कि उसके मामा को वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। जब नर्सेज और वार्ड बॉयज मुकुंद को वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे तब अंतरा भी उनके साथ चल रही थी और अचानक अंतरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर गई। और जब उसकी फिर से आंख खुली तब वह हॉस्पिटल में नहीं थी। अंतरा को क्या हुआ था और वह कहाँ थी, और क्या विक्रांत ही मिस्टर शैडो है? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH27 मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। इमरजेंसी ऑपरेशन के बाद अंतरा के मामा मुकुंद को आईसीयू में रखा गया था। 3 दिन बाद आखिर में मुकुंद को आईसीयू से उसके वार्ड में शिफ्ट करने कहा गया था। जब नर्सेज और वार्ड बॉयज मुकुंद को वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे तभी अचानक अंतरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर गई थी। अंतरा धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसे ऐसा लगा रहा था जैसे वह कब से किसी रेगिस्तान में चले जा रही थी और दूर दूर तक उसे रेगिस्तान का किनारा नजर नहीं आ रहा था। पानी, उसने धीरे से बदबदाया। ठंडे पानी ने उसके होंठों को छूते ही उसने अपना मुंह खोला और पानी अंदर सरकते हुए उसके गले में चला गया। अंतरा ने ऐसे पानी पिया जैसे काफी दिनों से उसे पानी की एक बूंद भी नसीब ना हुई हो। और फिर धीरे धीरे वह पूरी तरह होश में आए। उसे याद आने लगा कि वह हॉस्पिटल स्टाफ के साथ अपने मामा को उनके वार्ड में शिफ्ट कर रही थी और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। अंतरा को लगा था कि वह अब भी हॉस्पिटल में होगी, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने हॉस्पिटल की सफेद दीवार नहीं बल्कि यूरोपियन आर्ट दिखा। अंतरा ने धीरे से कहा कि मैं यहाँ कैसे? तुम्हें होश आ गया? मिस्टर शैडो की गहरी आवाज सुनाई दी। उसने अंतरा के नाजुक माथे पर अपनी चौड़ी हथेली रखी और कहा, लगता है तुम्हारा बुखार भी उतर रहा है। अंतरा को कमजोरी होने के बावजूद भी वह उठने की कोशिश कर रही थी। अंतरा ने कहा कि मैं तो हॉस्पिटल में थी ना, फिर यहाँ कैसे पहुंच गई? मिस्टर शैडो ने अंतरा को उठने में मदद की और उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर ठंडे पानी में भिगोया हुआ टॉवल लेकर उसके हाथों पर मलने लगा। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि अगर तुम इतनी बीमार थी तो तुमने मुझे कॉल करके बुलाया क्यों नहीं? ये सुनकर अंतरा ने अपनी नजरें फेर ली। ऐसा नहीं था कि उसे मिस्टर शैडो को कॉल करने का ख्याल नहीं आया था, लेकिन अगर वह उसे बुलाती तो मिस्टर शैडो को हॉस्पिटल आने के लिए अपना मास्क उतारना पड़ता और अंतरा को अपना चेहरा दिखाना पड़ता। अंतरा ने कहा कि आपने कहा था ना कि कुछ अधूरे काम हैं जो आपको पूरे करने हैं, मुझे आपका काम डिस्टर्ब नहीं करना था। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा कि मेरा कोई काम तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है अंतरा, और अब तुम अकेली नहीं हो। इतना बोलकर मिस्टर शैडो ने आगे कहा कि अगर तुम्हें किसी बात का डर हो या किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो बेझिझक मुझे बता दिया करो। ये सुनकर अंतरा ने अपना सर हिलाया। मिस्टर शैडो ने आगे कहा कि इंसान बहुत बार बेबस हो जाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आई एम योर मैन, तो मेरे होते हुए तुम क्यों हमेशा खुद से अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हो? ये सुनकर अंतरा ने मिस्टर शैडो की तरफ देखा। खासकर जब उसने कहा कि आई एम योर मैन, तब अंतरा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। अंतरा ने हिचकिचाते हुए कहा कि दरअसल मुझे कभी किसी की मदद मिली ही नहीं ना, बचपन से सब सहने की आदत पड़ गई है। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अपना सर हिलाते हुए कहा कि तुम्हारी यह जिद ही तुम्हारी परेशानी का कारण है। इस बात का अंतरा ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी पीठ मिस्टर शैडो की छाती पर झुका ली। मिस्टर शैडो की चौड़ी और गर्मीली छाती में अंतरा को जितना सुकून महसूस हो रहा था उतना कहीं और उसने महसूस नहीं किया था। मिस्टर शैडो की सांसें भी अंतरा को बिल्कुल उन्हीं की तरह एकदम स्थिर और शांत लग रही थी जो उसे नीरवता में ले जा रही थी। अंतरा को ऐसा लग रहा था जैसे कि लंबे समय से तूफान में भटकने के बाद उसे कोई आसरा मिल गया हो। ये सब सोचते हुए अंतरा को अचानक से कुछ याद आया और उसने मिस्टर शैडो से पूछा कि मेरे मामा कैसे हैं? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि उनकी अच्छी रिकवरी हो रही है। मैंने 4 नर्सेस को स्पेशली उनकी देखभाल करने के लिए रखा है और उनको ये भी सूचना दे दी है कि अगर गायत्री फिर से आए तो उसे तुम्हारे मामा से मिलने ना दिया जाए। ये सुनकर अंतरा चौंक गई और मिस्टर शैडो से पूछा कि आपको उसके बारे में भी पता चल गया? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि तुम्हारे साथ वास्ता रखने वाली हर बात मुझे पता होती है। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने अंतरा को जानकारी देते हुए कहा कि गायत्री की मां मुंबई आने वाली है और वह भी उसके सौतेले पिता के साथ, और जहां तक मैंने सुना है गायत्री का पिता काफी शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है। वह लोग गायत्री और रुद्र की शादी की बात करने आ रहे हैं। ये सुनकर अंतरा ने अपना सर हिलाया, क्योंकि उसे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई थी। अंतरा को अच्छी तरह पता था कि गायत्री को अपनी मां का पूरा सहयोग था और उसकी मामी इस बात का पक्का ध्यान रखेगी कि गायत्री की शादी बेबुनियाद ना रहे जैसे कि अंतरा की रही थी। अंतरा ये सब सोच रही थी तब मिस्टर शैडो ने उसे पूछा कि क्या तुम्हें बदला लेना है? ये सुनकर अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई। मिस्टर शैडो ने आगे कहा कि गायत्री की यह सब प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा कर दूंगा कि वह जिंदगी भर रुद्र से शादी ना कर पाए। ये सुनकर अंतरा को लगा कि बात तो सोचने वाली है।
उसने थोड़ी देर उस पर विचार किया और फिर कहा कि मेरी कजन आहूजा परिवार के बिल्कुल अनुरूप है। मेरी सास और गायत्री तो एक दूसरे के ही लायक हैं, इसलिए उन लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ देते हैं। हमें उन लोगों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वह खुद ही एक दूसरे के लिए काफी है। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने दबी हुई हंसी के साथ कहा कि ये तो तुमने ठीक ही कहा। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने अंतरा के माथे पर एक किस किया और कहा कि मैं तुमसे सहमत हूँ। अंतरा उस एक किस से शर्मा गई और कहा कि अब आप मेरे साथ हो, इसलिए वह सब मायने नहीं रखता। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा कि अगर तुम सच में मेरी सराहना करना चाहती हो तो पहले तुम खुद का ध्यान रखो और फिर मुझे एक बच्चा दो, ठीक है। मिस्टर शैडो ने ऐसा कहा था, लेकिन अंतरा की तबीयत नादुरुस्त होने की वजह से वह भी कुछ करने के लिए किसी तरह का दबाव नहीं करना चाहता था। अंतरा ने धीरे से पूछा कि क्या आज मैं गेस्ट रूम में सो जाऊं? मिस्टर शैडो ने उसे मना किया। अंतरा ने कहा कि लेकिन अगर हम एक ही बेड पर सोए तो। अंतरा ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वह जानती थी कि अगर वह मिस्टर शैडो के साथ सोई तो मिस्टर शैडो को खुद पर काबू करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आएगी। मिस्टर शैडो ने अपना गला ठीक किया और टॉपिक चेंज करते हुए कहा कि तुम अपना मेकअप वाला काम जिस कंपनी के लिए करती हो उसका मालिक ऋषभ मलिक है ना? अंतरा कुछ छिपाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपना सर हिलाते हुए कहा कि हाँ, मुझे सारी मॉडल्स का मेकअप करना होता है। जब मैं ऋषभ मलिक से पहली बार मिली थी तब तो उसे मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन जब उसने मेरा काम देखा तो उसने मेरी तारीफ की और आगे के 7 शो का काम भी ऑफर किया, और वह भी डबल पेमेंट के साथ। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अवहेलना करते हुए कहा कि उस घटिया आदमी ने मेरी प्रेमिका पर नजर डालने की हिम्मत कैसे की। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह मिस्टर शैडो को ऋषभ के साथ उसकी जो सिचुएशन है वह कैसे समझाए। वह शब्द ढूंढ रही थी तब मिस्टर शैडो ने उसके नजदीक आकर उसके बालों में से एक लट अलग की और उसके साथ खेलने लगा और कहा कि उससे दूर रहो। ये सुनकर अंतरा ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, मैं उसके साथ दूरी बनाए रखूंगी। गुड गर्ल, मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा। इसके बाद मिस्टर शैडो का हाथ अंतरा के बालों से नीचे सरकता हुआ उसकी चिबुक पर जाकर रुका और उसे सहलाने लगा, और फिर अंतरा के मुलायम गालों पर हाथ फेरने लगा। मिस्टर शैडो की आंखों में अंतरा को वही तृष्णा दिखाई दे रही थी जो वह हर रोज देखती थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि सच कहूं तो मैं तुम्हें दुनिया से छिपाकर रखना चाहता हूं। अगर मेरा बस चले तो मैं जहां भी जाऊं तुम्हें अपनी जेब में रखकर साथ ले जाऊं। मिस्टर शैडो की उंगलियां अंतरा के गले पर सरकी, जिससे उसे हल्की गुदगुदी होने लगी। अंतरा ने अपना सर हल्का तिरछा करते हुए कहा कि क्या आप ऋषभ मालिक को जानते हो? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि थोड़ा बहुत। भले ही मिस्टर शैडो ने अंतरा के सवाल का स्पष्ट जवाब दिया था, लेकिन जाहिर सी बात थी कि वह दोनों ही आपस में एक दूसरे को जानते ही होंगे, क्योंकि दोनों ही बड़े बिजनेसमैन थे। अंतरा ने हाथ उठाकर अपनी हथेली मिस्टर शैडो के गाल पर रखी। बेडरूम की बड़ी फ्रेंच विंडो में से आ रही चांदनी में मिस्टर शैडो का मास्क चमक रहा था। अंतरा मिस्टर शैडो की जॉलाइन पर अपनी उंगली सरकाने लगी। अंतरा की आंखें अपनी उंगली को सरकता देख रही थी। अचानक से मिस्टर शैडो ने अंतरा की उंगली पकड़ ली और उसे चूम लिया और कहा कि मैंने शेव नहीं किया है, मेरी दाढ़ी के छोटे बालों की वजह से तुम्हारी सुहावनी स्किन खुरदुरी हो जाएगी। ये सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हटा लिया। उसके बाद एक गहरी सांस लेकर उसने अपना सर मिस्टर शैडो के कंधे पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करके कहा, मिस्टर शैडो। अंतरा ने पूछा कि अगर मैंने अदालत में गायत्री पर केस किया तो क्या मैं जीत जाऊंगी? आपको क्या लगता है? ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा को अपने सीने से लगाते हुए कहा कि तुम उस पर किस बात का केस करना चाहती हो? अंतरा ने भी अपने हाथ मिस्टर शैडो की चौड़ी छाती को लपेटते हुए कहा कि गायत्री मेरे मामा को दुख पहुंचाने के इरादे से आई थी। उसने मामा को इतना परेशान किया कि उनको ऑपरेशन रूम में ले जाना पड़ा, और फिर जब गायत्री को सबक सिखाने के लिए मैं वार्ड में वापस आया तब उसने मुझे पूछा कि मामा मर गए हैं या नहीं। इससे यही साबित होता है कि वह उन्हें जान से मारने के इरादे से ही वहां आई थी। गायत्री को अच्छी तरह से पता था कि मामा की कुछ दिन पहले ही सर्जरी हुई थी और डॉक्टर ने उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने से मना किया था। इसलिए उसे पता था कि उसने जिस तरह की बातें की वह सुनकर मामा गुस्सा होकर मर ही जाएंगे। ये बात अलग है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर भी मामा बुरी तरह से जख्मी तो हुए ही। अंतरा की सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर शैडो ने उसे समझाते हुए कहा कि तुमने जो कहा वह मैं समझ गया, और मैं ये भी मानता हूं कि तुमने जो भी कहा उसमें से एक भी शब्द झूठा नहीं है। लेकिन अंतरा, अदालत में कुछ भी साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए रहते हैं। तुमने जो कहा उस सबको अदालत आकस्मिक मानेगी। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ यही साबित हो पाएगा कि गायत्री ने डॉक्टर को तुरंत बुलाया नहीं था। इसके अलावा हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अंतरा को पता था मिस्टर शैडो यही कहेंगे। अंतरा ने कहा कि कभी कभी शब्द भी कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं ना। जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि बिल्कुल, और तुम्हारी कजन ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी। या ये भी हो सकता है कि उसे अगली चाल क्या चलनी है ये कोई बता रहा हो। ये सुनकर अंतरा ने तुरंत कहा कि इसके पीछे उसकी मां ही हो सकती है। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना। इतना कहने के बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा को संभावना बताते हुए कहा कि गायत्री की मां ने अब दूसरी शादी कर ली है। हो सकता है कि उसे अपने पहले पति से अपनी नई जिंदगी में कोई खतरा महसूस हो रहा हो। उसने खुद तो एक बड़े आदमी के साथ शादी कर ली है, और दूसरी तरफ अब गायत्री भी एक अमीर परिवार में शादी करने जा रही है। तो हो सकता है कि दोनों ने मिलकर यह तय किया हो कि उनकी इस हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल के लिए खतरा बन सके, ऐसी अड़चन को हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए। ये सुनकर अंतरा को लगा कि मिस्टर शैडो का अनुमान सही है। अंतरा ने फैसला करते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो मैं उन दोनों को उनके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अंतरा अभी तो मिस्टर शैडो के साथ बातें कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि अगले दिन उसकी दोस्त तन्वी उसे ऐसा कुछ दिखाने वाली थी जिससे उसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। तन्वी ऐसा क्या दिखाने वाली थी? क्या फिर से गायत्री की कोई करतूत का पर्दाफाश होने वाला था? गायत्री और उसकी मां आगे क्या क्या चाल चलने वाले थे? अंतरा ने कह तो दिया था कि वह गायत्री और उसकी मां को उनके इरादों में कामयाब नहीं होने देगी, लेकिन क्या सच में वह इस चुनौती का सामना कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH28 शिनाख्त। अंतरा हॉस्पिटल में बेहोश हो गई थी और जब उसकी आंख खुली तब वह होटल सहारा के रूम 9/607 में थी।
होश में आने के बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा को बताया था कि गायत्री ने उसके पिता के साथ जो किया था वह शायद उसकी मां के कहने पर किया हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि उन दोनों को लगता हो कि अंतरा के मामा उन दोनों की हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए वह उनको अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। ये सुनकर अंतरा ने कहा था कि अगर ऐसा है तो मैं उन दोनों को उनके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि क्या इसके लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। जवाब में अंतरा ने अपना सर हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैं उनसे खुद ही निपटना चाहती हूँ, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी बहन और मामी से मुकाबला न कर पाऊं या उनकी वजह से किसी मुसीबत में पड़ जाऊं तो क्या आप मुझे बचाओगे। ये सुनकर मिस्टर शैडो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा कि आखिरकार तुमने मुझ पर निर्भर रहना सीख लिया। देखो अंतरा, तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम जिस रास्ते पर चलना चाहती हो उस पर अकेले चलना आसान नहीं होगा। ये सुनकर अंतरा ने अपनी नजरें फेर ली और सोचते हुए कहा कि माँ बाप ना होने की वजह से मामा ने मुझे पाला था, काफी सारी मुश्किलें झेलने के बावजूद उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा था, तो मैं कैसे उन्हें गायत्री और उसकी माँ जैसे शैतानों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ सकती हूँ। उन्होंने मेरा हमेशा ख्याल रखा था और अब मेरी बारी है। मिस्टर शैडो ने अंतरा का हाथ पकड़कर कहा कि तुम बहुत अच्छी हो अंतरा, और तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होना चाहिए, इनफैक्ट बेस्ट होना चाहिए। जवाब में अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह तो आपसे मिलकर ही हो गया है। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने शरारती अंदाज से कहा, अच्छा। जवाब में अंतरा ने कहा कि हाँ, और मैंने सोच लिया है, अगर आपका पहला प्यार आपके पास वापस आएगा तो मैं खुशी खुशी आपकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। अगर आप उसके साथ खुश रहोगे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर अंतरा ने आगे कहा कि लेकिन आपने मुझ पर जो मेहरबानियां की हैं वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगी और हमेशा आपकी आभारी रहूंगी कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपने मेरा हाथ थामा था। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं। इतना कहकर मिस्टर शैडो पीछे की तरफ झुका और अंतरा को अपनी तरफ खींचकर कहा कि अगर दोबारा ऐसी बातें की तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। अंतरा ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ मिस्टर शैडो के गले पर लपेटे और कहा कि आप कौन सी सजा की बात कर रहे हो। जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि अभी जो सजा तुम्हें मिल रही है वह तो रहेगी ही, उसके अलावा अलग से यह सजा मिलेगी कि तुम्हें मेरे लिए एक नहीं बहुत सारे बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। इतना बोलने के तुरंत बाद मिस्टर शैडो ने अचानक एक झटके से अंतरा को बेड पर लेटा दिया और अंतरा ने खुद को मिस्टर शैडो की मजबूत शरीर के नीचे पाया। दोनों की हथेलियां मिल गई थी। अंतरा की सांसें तेज होने लगी थी। हर रोज की तरह अंतरा मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गई थी। ये खेल अब अंतरा के लिए भी आनंददायक हो गया था। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए। इतना बोलकर वह अंतरा से दूर हो गया। अंतरा ने अपने भवें सिकोड़ लिए, उसे लगा था कि मिस्टर शैडो आगे बढ़ेंगे। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, लेकिन बाद में इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जवाब में अंतरा ने कहा कि बिल्कुल करूंगी। उसके बाद अंतरा को फिर से उसके मामा, गायत्री, उसकी माँ रुद्र, ऋषभ, इन सब के ख्यालों ने घेर लिया। अंतरा ने खुद को दिलासा देते हुए कहा कि अगर वह मेहनत करेगी तो चाहे कितनी भी मुसीबत आए वह अपना लक्ष्य जरूर हासिल कर पाएगी। ये सब सोचते सोचते अंतरा की आंख लग गई। उसके बाद अगले कुछ दिनों तक अंतरा की दिनचर्या एक जैसी हो गई थी। हॉस्पिटल में वह पूरा दिन अपने मामा के साथ रहती थी और शाम को होटल वापस आकर मिस्टर शैडो के लिए खाना बनाती थी और आखिर में हमेशा की तरह कंबल के अंदर दोनों का मिलन होता था। तू महात्मा है क्या? एक दिन तन्वी ने अंतरा से पूछा। दोनों अपनी हमेशा मिलने की जगह सीसीडी में बैठे थे। तन्वी ने आगे अंतरा से पूछा कि अगर मिस्टर शैडो की पहली गर्लफ्रेंड वापस आ गई तो क्या तू उसे उसके साथ सच में जाने देगी? अंतरा ने अपने मिल्कशेक में स्ट्रॉ घुमाते हुए जवाब दिया कि तो और क्या करूं? उसके सामने भीख मांगू कि वो मुझे छोड़कर ना जाए। तू मुझे जानती है तन्वी, मैं मर सकती हूँ लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। ये सुनकर तन्वी ने कुछ सोचते हुए कहा कि मैं तो कहती हूँ कि मिस्टर शैडो कौन है ये तुझे जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए। अगर उसने अचानक तुझे छोड़ दिया तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कि उस मास्क के पीछे कौन सा चेहरा छिपा था। ये सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे जिंदगी का हर दिन सुकून से बिताना है। इसलिए मैं किसके साथ हूँ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए तो साथ नहीं रहने वाला ना। ये बात अंतरा से बेहतर और कौन जान सकता था। अभी कुछ दिनों पहले तक वह एक बेबुनियाद शादी की जंजीरों में बंधी थी, वह भी ऐसे आदमी के साथ जिसे उसके साथ प्यार तो दूर, अंतरा के साथ बात करने का भी रिश्ता नहीं था। कौन जानता था कि अचानक वह रुद्र से दूर होकर मिस्टर शैडो जैसे आदमी के साथ रहेगी। अंतरा ये सब सोच रही थी तब तन्वी की आवाज आई, अंतरा ये देख। अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आए और देखा तो तन्वी ने अपना फोन दिखाते हुए कहा कि आखिरकार मुझे हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज मिल ही गई। ये सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। उसने सवालिया नजर से तन्वी के सामने देखा और पूछा कि कौन सी हॉस्पिटल का फुटेज। तन्वी ने खिजलाते हुए कहा कि अरे उस दिन तू अपने मामा वाली हॉस्पिटल में बेहोश हो गई थी ना, तो तुझे होटल किसने पहुंचाया था? जवाब में अंतरा ने कहा कि मिस्टर शैडो ने। और किसने? ये कहने के बाद अंतरा को एहसास हुआ कि तन्वी क्या कहना चाहती थी। अंतरा के चेहरे के बदलते हाव भाव देखकर तन्वी ने कहा, अब समझी तू। और हॉस्पिटल आते और जाते वक्त तो उसने मास्क पहना नहीं होगा ना, तो बस ये फुटेज देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि तेरा मिस्टर शैडो आखिर है कौन। ये सुनकर अंतरा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। तन्वी ने ये फुटेज हासिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया होगा। अंतरा हिचकिचा रही थी, वो कुछ कहे उससे पहले तन्वी ने अपनी कुर्सी अंतरा के पास खींच ली और कहा कि दिल थाम कर बैठिए अंतरा, कुछ ही सेकंड्स में आपको आपके दिल के राजकुमार का चेहरा दिखने वाला है। ये बोलने के बाद तन्वी ने अपने फोन पर वीडियो प्ले किया। उसमें केपी हॉस्पिटल का मैं एंट्रांस दिख रहा था। फुटेज थोड़ा सा धुंधला दिख रहा था, लेकिन इतना भी नहीं कि लोगों का चेहरा पहचानने में आए। इस हॉस्पिटल में पेशेंट का और विजिटर्स का काफी प्रवाह रहता था। थोड़ी देर फुटेज चलने के बाद अंतरा ने देखा कि एक गाड़ी आई और उसमें से एक जाना पहचाना आदमी निकला और उतावले कदमों से हॉस्पिटल के अंदर गया। ये देखते ही तन्वी ने टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा कि ओ शिट, विक्रांत ग्रोवर, मुझे पता था यही होगा। ये सुनकर अंतरा ने कुछ नहीं कहा। वह अपने नाखून कुतरते हुए आगे का वीडियो देख रही थी। लगभग 10 मिनट बाद विक्रांत हॉस्पिटल के बाहर आया।
उसने एक बेहोश औरत को अपने हाथों में उठा रखा था। वह अपनी गाड़ी की तरफ आया और धीरे से औरत को गाड़ी के अंदर रखा और फिर गाड़ी घुमाकर निकल गया। वीडियो में औरत की पीठ कैमरा की तरफ थी, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन अंतरा को तुरंत ही पता चल गया था क्योंकि वह औरत वही थी। वीडियो में चेहरा भले ही नहीं दिख रहा था, लेकिन अंतरा उस दिन पहने अपने कपड़े पहचान गई थी, व्हाइट शर्ट और प्लीटेड स्कर्ट। उसी कपड़ों में वह ऋषभ मलिक के साथ गई थी और विक्रांत ग्रोवर ने उसे हॉस्पिटल छोड़ा था। उसके बाद तो वह लगातार 3 दिन तक उसी हॉस्पिटल में थी, इसलिए उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। तन्वी ने गहरी सांस लेकर कहा कि अंतरा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह औरत तुम हो। तन्वी ने वही कहा जो अंतरा को सुनना नहीं था। अंतरा अब भी अपने शक को शक ही रखना चाहती थी, लेकिन तन्वी ने उसे पहचान लिया था और अब विक्रांत ही मिस्टर शैडो है, यह न मानने की कोई वजह ही नहीं थी। अंतरा ने तन्वी से कहा कि तुमने सही कहा, यह मैं ही हूँ। यह सुनकर तन्वी ने अपना सर हिलाया और फिर से वीडियो देखने लगी और कहा कि लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मिस्टर शैडो के ऐसे कौन से अधूरे काम हैं जिसकी वजह से उसने तुझे साफ मना कर दिया था कि वह विक्रांत ग्रोवर नहीं है। ये सुनकर अंतरा ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोई बड़ी वजह ही होनी चाहिए। आगे तन्वी ने अंतरा से पूछा, और तू श्योर है कि वह गे नहीं है? ये सुनकर अंतरा ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी दबाई। इस बात का एकदम सही जवाब तो वही दे सकती थी। अंतरा ने तन्वी से कहा कि वह 100% गे नहीं है। ये सुनकर तन्वी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वह तेरे साथ अपना रिश्ता सबसे छुपाना चाहता हो। शायद उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है और वह उसे तेरे बारे में पता नहीं चलने देना चाहता। हो सकता है कि यह वही औरत हो जिसके बारे में उसने तुझे बताया था, उसका पहला प्यार। अंतरा इस बात का खंडन करना चाहती थी, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाए। अंतरा का उदास चेहरा देखकर तन्वी ने उसके गले में अपना हाथ डालते हुए कहा कि अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, भले ही वो विक्रांत ग्रोवर ही क्यों न हो, तुझे तो पता है मेरा फ्रेंड सर्कल शेरलॉक होम्स से कम नहीं है। एक बार उन्हें नाम बताया कि सब काम पर लग जाएंगे और विक्रांत ग्रोवर की स्कूल से लेकर अब तक की सारी गर्लफ्रेंड का लिस्ट अपने हाथ में आ जाएगा। ये सुनते ही अंतरा ने तुरंत मना करते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं तन्वी, मुझे सच में नहीं जानना कि वह दूसरी औरत कौन है। विक्रांत ग्रोवर मिस्टर शैडो है या नहीं, वह किसी और से प्यार करता है या नहीं, उससे अंतरा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस इस बात में भरोसा रखना चाहती थी कि रूम नंबर 607 में उसके साथ रहने वाला आदमी सिर्फ उसका है और किसी का नहीं। आखिरकार तन्वी ने अंतरा की बात मानते हुए कहा कि ठीक है, अगर तू नहीं चाहती तो मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी। तू ऐसे ही खुश है तो यही सही। ये सुनकर अंतरा हंस पड़ी और उसने कहा कि तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे मेरा बॉयफ्रेंड हो। इसके जवाब में तन्वी ने कहा कि अगर मैं लड़का होती तो मैं जरूर तुझसे शादी करती। ऐसे ही उनकी कुछ देर तक बातें चलती रही और फिर दोनों अलग हुए। अंतरा हॉस्पिटल जाने के लिए निकली। मुकुंद के घाव अभी भी भरे नहीं थे और मानसिक तौर पर भी अभी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। वह कभी होश में आता था तो कभी बेहोश हो जाता था। मुकुंद सिर्फ खाना, पानी, बाथरूम वगैरह की जरूरत पड़ने पर ही बात करता था। मिस्टर शैडो ने 4 नर्स को स्पेशली मुकुंद के लिए रखवाकर अंतरा के लिए एक और दरियादिली का काम किया था और उसने सोच समझकर 4 में से 2 मेल नर्स रखे थे ताकि वह मुकुंद को बाथरूम वगैरह जाने में मदद मिल सके। थोड़ी ही देर में अंतरा हॉस्पिटल पहुंची। लिफ्ट में जाकर उसने 7 नंबर दबाया। कुछ ही देर में लिफ्ट 7वें माले पर पहुंची। अंतरा बाहर निकलकर मुकुंद के वार्ड रूम की तरफ गई। जैसे ही वह वार्ड के दरवाजे के पास पहुंची, उसने अंदर से किसी के बात करने की आवाज सुनी। अंतरा ने देर न करते तुरंत दरवाजा खोला। कौन आया था मुकुंद के वार्ड में? मिस्टर शैडो ने हॉस्पिटल स्टाफ को सूचना दे रखी थी कि गायत्री को मुकुंद से मिलने ना दिया जाए, तो फिर कौन आया था? क्या वह गायत्री की मां थी? और क्या विक्रांत ग्रोवर ही मिस्टर शैडो था? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH29 अंतरा के पिता की जानकारी। तन्वी और अंतरा सीसीटीवी में मिले थे, जहां तन्वी ने अंतरा को हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज दिखाया था जिसमें विक्रांत ग्रोवर बेहोश अंतरा को अपनी गाड़ी में रखकर ले जा रहा था। यह देखकर विक्रांत ग्रोवर ही मिस्टर शैडो है, यह न मानने की कोई वजह नहीं बची थी। उसके बाद दोनों ने विक्रांत ग्रोवर के बारे में काफी सारी बातें की थी और फिर अंतरा वहां से अपने मामा मुकुंद की हॉस्पिटल गई थी। मुकुंद के वार्ड के बाहर पहुंचते ही अंतरा को अंदर से किसी के बातें करने की आवाजें सुनाई दी। अंतरा ने देर न करते हुए तुरंत वार्ड का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अंतरा ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक मेल नर्स के साथ बात कर रहा था और उस आदमी के पैरों के पास उसका लगेज बैग पड़ा हुआ था। उस आदमी को देखकर अंतरा की आंखों में आंसू उभर आए और उसने कहा, छोटे मामा आप वापस आ गए। अंतरा की आवाज सुनकर उसके छोटे मामा सुधीर बंसल ने उसकी तरफ देखा। अंतरा भागते हुए सुधीर के गले लग गई। सुधीर ने अंतरा के सर पर हाथ फेरकर एक गहरी सांस ली और पछतावे के साथ कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। दरअसल सुधीर बंसल काफी सालों से विदेश में काम कर रहा था, लेकिन इतने सालों में वह एक भी बार वापस नहीं आया था। उसका यह मानना था कि इंडिया आने जाने में पैसा खर्च करने से अच्छा है कि वही पैसा वह घर भेजे तो घर वालों को ज्यादा काम आएगा। मामा भांजी बैठकर बातें करने लगे। गायत्री ने उसके बड़े मामा के साथ अब तक जो कुछ किया था वह सब अंतरा ने सुधीर को बताया और आखिर में बताया कि कैसे आखिरी बार गायत्री की वजह से मुकुंद पर गर्म पानी गिरा और वह गंभीर रूप से घायल हुए। ये सुनकर सुधीर गुस्से से तिलमिला उठा और उसने कहा, उस अहसान फरामोश लड़की को उसके कुकर्मों की सजा जरूर मिलेगी। ये सुनकर अंतरा ने कहा, हाँ छोटे मामा मैं भी यही मानती हूँ, बस बड़े मामा जल्दी से ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुधीर ने अंतरा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुझे एक खुशखबरी बतानी थी, इतने सालों की हमारी मेहनत रंग लाई है, मुझे तेरे पिता के बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई है। ये सुनकर अंतरा अपना दिल थामकर सुधीर को सुनने लगी। सुधीर ने अंतरा को जानकारी देते हुए कहा, मुझे पता लगा कि उसने मुंबई यूनिवर्सिटी में शायद गार्डन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। उसके बाद उसी कोर्स की आगे की पढ़ाई करने के लिए वह विदेश चला गया था। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी गया था और वहां पर पता लगाने की कोशिश की। वहां पर पूछताछ करने पर पता चला कि उनका अलमनाई स्टूडेंट्स पुराने स्टूडेंट्स का कोई फंक्शन हुआ था, तब शायद वह इंडिया आया था। उसकी सरनेम दीक्षित है। वह गार्डन लैंडस्केप डिजाइन में माहिर है।
मैंने अपनी और तेरी माँ की उम्र के हिसाब से उसकी उम्र की तुलना की, उससे तो लगता है कि यह आदमी ही तेरा पिता होना चाहिए। ये सब सुनने के बाद अंतरा ने सुधीर से पूछा कि क्या आपको उनका पूरा नाम पता चला। जवाब में सुधीर ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, उसका पूरा नाम महेश दीक्षित है। जवाब में अंतरा ने अपना सर हिलाया। उसके बाद दोनों ने थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातें की और फिर सुधीर ने अंतरा से कहा आज वह खुद हॉस्पिटल में रहूंगा और उसने अंतरा को घर जाकर आराम करने के लिए कहा। अंतरा भी सुधीर की बात मानकर वहां से निकली और मिस्टर शैडो को टेक्स्ट मैसेज भेजा। तुरंत ही अंतरा को रिप्लाई मिला कि मैंने महेश दीक्षित की जानकारी निकालने के लिए पहले ही किसी को काम पर लगा दिया है, घर पर मिलते हैं। ये पढ़कर अंतरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वैसे तो वह लोग होटल के स्वीट में रहते थे, लेकिन उन दोनों के लिए तो वह घर ही था। मिस्टर शैडो के बाकी रहस्यों के साथ यह भी एक रहस्य ही था कि कोई आदमी हमेशा के लिए होटल में कैसे रह सकता है। महेश दीक्षित उम्र 55 साल, मुंबई से है। मुंबई यूनिवर्सिटी से गार्डन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वह यूरोप गया था। काफी सालों पहले उसने शादी कर ली थी और उसका एक बेटा भी है। मिस्टर शैडो ने सपाट लहजे में ये सब जानकारी अंतरा को बताई। आगे मिस्टर शैडो ने कहा, मैंने उसकी पत्नी के बारे में भी जानकारी निकालने कहा था, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। लगता है कि उसकी पत्नी ज्यादा सामाजिक नहीं है, सोशल मीडिया में भी उसकी कोई प्रोफाइल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वह शायद सादा जीवन जीने वाली औरत है। अंतरा ये सब चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इंडिया में दीक्षित नाम और सरनेम से बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन इस आदमी से उसके पिता की काफी सारी डिटेल्स मिलती थी। अंतरा को लगा कि उसके सुधीर मामा जो जानकारी लाए थे वह काफी पक्की थी। शायद यह महेश दीक्षित ही उसका पिता था। तुम्हें क्या लगता है अंतरा? मिस्टर शैडो का सवाल सुनकर अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई। अंतरा ने सोचते हुए जवाब दिया कि जो भी जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब उनका एक परिवार है और शायद उनकी पत्नी को मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं पता होगा। इसलिए अगर मैंने जल्दबाजी की और उनसे अचानक मिलने चली गई तो मेरी वजह से एक और परिवार टूट जाएगा। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा के माथे पर हल्की टिप्पणी मारी और कहा, तुम बस हमेशा दुनिया की फिक्र करती रहना। अगर यह आदमी ही तुम्हारा पिता है तो इसने तुम्हारी माँ के साथ खिलवाड़ किया है, उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। यह सुनकर अंतरा सोच में पड़ गई और उसने कहा, तो फिर मुझे उनके साथ अकेले में मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अंतरा, अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि इस दुनिया में सज्जन और दयालु लोगों को परेशान करना बहुत आसान है। ये कहकर मिस्टर शैडो अंतरा को समझाना चाहते थे कि वह हद से ज्यादा दयालु है। और ऐसा नहीं था कि अंतरा उसकी बात समझी नहीं थी, लेकिन अंतरा का खुद का भी एक दृष्टिकोण था। अंतरा ने कहा, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन जब किसी के संसार में आग लगती है और परिवार टूटता है तो कितना दर्द होता है यह मैंने महसूस किया है और मैं ऐसी पीड़ा किसी और को नहीं देना चाहती। इतना बोलकर अंतरा ने आगे मिस्टर शैडो से कहा, मुझे बस महेश दीक्षित की पत्नी कैसी औरत है ये जानना है, थोड़ा कुछ पता चल जाए तो भी चलेगा। मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्या उस औरत की वजह से उन्होंने मेरी माँ को छोड़ा था या कोई और वजह थी। जवाब में मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, अगर उस औरत के बारे में कुछ भी जानकारी मौजूद होती तो अब तक मेरे आदमियों को पता चले बिना नहीं रहता। मुझे लगता है कि वह एकदम आम व्यक्ति होगी जो बिना किसी महत्वाकांक्षा के चुपचाप अपना जीवन गुजार रही है। महेश दीक्षित के बारे में मिस्टर शैडो फिलहाल इतनी ही जानकारी निकाल पाया था। अगर महेश दीक्षित वापस मुंबई आए तो शायद उसके बारे में कुछ और पता चल पाए। दूसरा का शो आने वाले संडे को था। सैटरडे को ऋषभ ने अंतरा को कॉल करके उसे वेन्यू पहुंचने का टाइम वगैरह बताया और फिर से उसे होटल से पिक करने के लिए कहा, लेकिन इस बार अंतरा ने उसे साफ मना कर दिया और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वह तैयार हुई और 7 बजे के आसपास बस पकड़कर वेन्यू पहुंच गई। अंतरा जब पहुंची तब वहां पर उसके अलावा और कोई नहीं आया था। थोड़ी देर बाद मॉडल्स आना शुरू हुई। कुछ देर में बहुत सारी मॉडल्स आ गई। उनमें से 2-3 मॉडल्स मिलकर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने लगी, तो बाकी की मॉडल्स अपना अपना ग्रुप बनाकर बातें करने लगी। वो सब ज्यादातर टीवी शोज और वेब सीरीज की बातें कर रही थी। अंतरा टीवी बहुत कम देखती थी, इसलिए उनके साथ जुड़ने का कोई मतलब नहीं था। और वैसे भी अंतरा का स्वभाव भी ऐसा था कि वह अजनबियों के साथ सामने से बात नहीं करती थी। इसलिए अंतरा वहां पर बैठकर उनकी बातें सुन रही थी और ध्यान से उन सारी मॉडल्स को देखकर उन पर कैसा मेकअप और हेयर स्टाइल सूट करेगा वह तय कर रही थी। तब एक मॉडल अंतरा के पास आए और उसे पूछा कि हाय, क्या तुम नई मॉडल हो? क्या नाम है तुम्हारा? ये सुनकर अंतरा सवालिया नजर से उस मॉडल के सामने देखने लगी कि शायद उस मॉडल ने उसे पहचाना नहीं था। फिर अचानक अंतरा को याद आया कि उसने अपने पुराने कपड़े पहनने बंद कर दिए थे। आजकल वह मिस्टर शैडो के दिए हुए कपड़ों के कलेक्शन में से व्हाइट कपड़े ही पहनती थी, जो कि उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे। आज अंतरा ने लूज फिटिंग वाला स्पोर्ट्स वेयर पहना था ताकि उसका सुडौल शरीर किसी की नजर में ना आए। अंतरा ने उसके सामने खड़ी मॉडल से मुस्कुराते हुए कहा, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ये सुनकर उस मॉडल के चेहरे पर रौनक आ गई, जैसे कि उसे पता था कि अंतरा यही जवाब देगी। उसने अंतरा से कहा, मुझे पता था ऋषभ सर इस बार नई मेकअप आर्टिस्ट को बुलाएंगे। अरे पिछली बार जो मेकअप आर्टिस्ट आई थी वह बिल्कुल बहनजी जैसी थी, उसके कपड़े भी एकदम गरीबों वाले थे। वह ऋषभ सर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने उसे सबके सामने झाड़ दिया था। आई होप कि आज तुम्हारे काम से ऋषभ सर खुश होंगे। ये सुनकर अंतरा ने उसे कुछ जवाब न देकर अपना सर हिलाया। अंतरा को कोई सफाई नहीं देनी थी कि पिछली बार भी उसी ने सबका मेकअप किया था। वो बस यहाँ अपना काम करने और पैसे कमाने आई थी। 9 बजते बजते सारी की सारी 30 मॉडल्स पहुंच गई थी और बाकी का स्टाफ भी। उसके बाद ऋषभ मलिक आया। उसके कदम रखते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। कोई डर के मारे उसकी आंखों में नहीं देख रहा था, तो बोलना तो दूर की बात थी। आते ही उसकी नजर अंतरा पर पड़ी और उसने कहा, तुम इधर आओ। ऋषभ के इतना बोलते ही वहां पर फुसफुसाहट शुरू हो गई। ऋषभ वैसे भी चिढ़ा हुआ दिख रहा था। ये तो गई समझो, लगता है इसकी किस्मत ही खराब है, काम शुरू करने से पहले ही डांट पड़ने वाली है। अरे ये तो पिछली वाली से अच्छी दिखती है, फिर क्या हो गया? तुम सब बेवकूफ हो, किसी को डांटने के लिए ऋषभ मलिक को बहाने की क्या जरूरत है? मुझे तो उस लड़की पर दया आ रही है।
सारी मॉडल्स आपस में कानाफूसी करने लगी। अंतरा के पास ऋषभ का आदेश मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और ऋषभ के पास जाकर कहा, गुड मॉर्निंग सर। ऋषभ ने अंतरा को ऊपर से नीचे तक देखा और नाराजगी दिखाते हुए पूछा कि तुम्हें पता है, आज तुम आलू की बोरी की तरह दिख रही हो। ये सुनकर अंतरा ने नीचे अपने कपड़ों की तरफ देखा और फिर कहा, हाँ, आज कपड़े थोड़े ओवरसाइज जरूर हैं, लेकिन ठीक है, इससे मेरे काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी आज के शो की थीम भी स्पीड और स्ट्रेंथ है ना, तो इन कपड़ों की वजह से मैं भी सुपरफास्ट हो जाऊंगी। ये सुनकर ऋषभ ने उपहास करते हुए कहा, तुम बहुत भद्दी दिख रही हो। अंतरा को इतने सारे लोगों के बीच पहली बार ऐसा नहीं कहा जा रहा था कि तुम भद्दी दिख रही हो, इसलिए उसे ऋषभ की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। अंतरा उसकी आंखों में देखते हुए वहीं पर चुपचाप खड़ी रही। ऋषभ ने आसपास देखा कि सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे। अचानक से उसने अंतरा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर हॉल के बाहर ले जाते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जाहिर सी बात थी कि ये देखकर सब लोग दंग रह गए, क्योंकि सब यह मानते थे कि ऋषभ को MYSOPHOBIA मतलब कि किसी को भी ना छूने का फोबिया है। ऋषभ के एक मामूली मेकअप आर्टिस्ट को खुद से छूना नामुमकिन सा लग रहा था। सब में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि यह मेकअप आर्टिस्ट ऋषभ मलिक की गर्लफ्रेंड हो? क्या ये तो जोक ऑफ द ईयर था? पहले तो ऋषभ मलिक की गर्लफ्रेंड हो ये पॉसिबल ही नहीं है। उसका दिमाग पता है ना कितना गुस्से वाला है। ऋषभ और अंतरा के बाहर जाने के बाद ऐसी बहुत सी फुसफुसाहट चलती रही। बाहर कॉरिडोर में ऋषभ अंतरा का हाथ पकड़कर चल रहा था। अंतरा अपना हाथ छुड़ाकर रुक गई और उसने कहा, सर आपको जो भी बात करनी है यहाँ कीजिए, ज्यादा दूर जाने की मुझे कोई जरूरत नहीं लग रही। ये सुनकर ऋषभ अंतरा के पास आया और उसे दीवार की तरफ धकेल दिया और अपने दोनों हाथ अंतरा के सर के दोनों तरफ रखते हुए कहा, उस दिन मेरे भाई की पार्टी से तुम जब निकली थी तो तुम्हें कौन छोड़ने आया था? ये सुनकर अंतरा ने ऋषभ की तरफ देखा। अंतरा को विक्रांत ग्रोवर छोड़ने गया था और वह ऋषभ का भाई है। अंतरा सोचने लगी कि उसे सच बताया जाए या झूठ। ऋषभ और अंतरा दोनों को यह नहीं पता था कि विक्रांत ग्रोवर उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। अंतरा ऋषभ से सच कहेगी या झूठ? और विक्रांत ग्रोवर ऋषभ और अंतरा की बातें कैसे सुन पा रहा था? और अंतरा के पिता का क्या रहस्य था? क्या महेश दीक्षित ही उसका पिता था? क्या अंतरा महेश दीक्षित और उसके परिवार के बारे में और जानकारी हासिल कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट FM पर। CH30 ऋषभ का अंतरा पर दबाव। मिस्टर शैडो ने अंतरा के पिता के बारे में और थोड़ी जानकारी निकालकर कहा कि वह आदमी शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। उसके बाद वाले संडे को ऋषभ मलिक का दूसरा का शो था। ऋषभ ने अंतरा को सुबह पिक करने के लिए कहा था, लेकिन अंतरा ने साफ मना कर दिया था और वह संडे को जल्दी उठकर खुद से ही वेन्यू पहुंच गई थी। नाराज ऋषभ ने वहां पहुंचने के बाद फिर से अंतरा के कपड़ों के बारे में उसको टोका था और फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गया था। कॉरिडोर की दीवार पर धकेलकर ऋषभ ने अपने दोनों हाथ अंतरा के सर के आसपास रखकर उसे पूछा, उस दिन मेरे भाई की पार्टी से तुम जब निकली थी तो तुम्हें कौन छोड़ने आया था? ये सुनकर अंतरा ने ऋषभ की तरफ देखा। अंतरा को विक्रांत ग्रोवर छोड़ने गया था और वह ऋषभ का भाई था। अंतरा सोचने लगी कि उसे सच बताया जाए या झूठ। वह सोच रही थी तब ऋषभ ने चिढ़ते हुए पूछा कि मेरा भाई तुम्हें छोड़ने आया था ना? यह सुनकर अंतरा ने गहरी सांस ली और कहा कि हम दोनों एक ही तरफ जा रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी। आपके भाई अच्छे इंसान है। यह सुनकर ऋषभ ने ताना मारते हुए कहा कि हाँ, कुछ ज्यादा ही अच्छा है वह, क्योंकि उसके पास इतने सारे नौकर होते हुए भी वह खुद तुम्हें छोड़ने आया। सच सच बताओ, क्या वह तुम्हें पसंद करता है? ये सुनकर अंतरा के भवें सिकुड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि इस बात का वह क्या जवाब दे। अगर विक्रांत ग्रोवर ही मिस्टर शैडो है, फिर तो ये बात सच थी कि वह उसे पसंद करता है। अंतरा से कोई जवाब ना मिलने पर ऋषभ ने कहा कि तुम्हारी चुप्पी से ही मुझे जवाब मिल गया है। इतना बोलकर ऋषभ ने तिरस्कार दिखलाते हुए कहा कि यह अच्छा है, उस पार्टी में बुलाया मैंने था, सुबह सुबह तुम्हें लेने में आया था, उसके साथ तुम्हारी मुलाकात मैंने करवाई थी और इल्लू इल्लू तुम्हारा उसके साथ शुरू हो गया। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ये सुनकर अंतरा ने ऋषभ को समझाने की कोशिश की, सर आप जैसा सोच रहे हैं वैसे कुछ भी नहीं है। मुझे पता है, उनके साथ जाने से पहले मुझे आपको बताना चाहिए था, लेकिन अंतरा अपनी बात पूरी करे उससे पहले ऋषभ ने उपहास करते हुए कहा कि क्या मेरे माथे पर कुछ लिखा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसी औरत मुझे बेवकूफ बना गई। यह क्या हो रहा है? यह आवाज आते ही ऋषभ और अंतरा ने आवाज की दिशा में देखा तो उन दोनों से कुछ फीट की दूरी पर विक्रांत ग्रोवर खड़ा था। भाई, ये बोलते हुए ऋषभ अंतरा से दूर हुआ और कहा कि एकदम सही वक्त पर आए हो, तुम्हें भी पूछ ही लेता हूँ, क्या तुम्हें अंतरा पसंद है? ऋषभ ने विक्रांत की ओर देखते हुए अंतरा की तरफ उंगली से इशारा करके ये पूछा। ऋषभ की बात सुनकर विक्रांत ने अंतरा को आंख से हल्का सा कुछ इशारा किया, लेकिन वह कुछ समझी नहीं। विक्रांत ने ऋषभ को जवाब देते हुए कहा कि अंतरा अच्छी लड़की है, पसंद है मुझे। इतना बोलकर विक्रांत ने आगे कहा कि यह मैं जेठ की नजर से कह रहा हूँ। विक्रांत का जवाब सुनकर ऋषभ ने चुनौती देते हुए कहा कि और अगर तुम एक आदमी की नजर से देखो तो? इसके जवाब में विक्रांत ने दबी हुई हंसी के साथ कहा कि अंतरा खूबसूरत है, सुशील है, दिल की अच्छी है, शायद ही ऐसा कोई आदमी होगा जिसे अंतरा पसंद ना आए। ये सुनकर ऋषभ ने गुस्से से कहा कि वाह, एक मुलाकात में तुमने इसके बारे में इतना कुछ समझ लिया। इस बात का जवाब देने के बदले विक्रांत ने अपनी घड़ी देखी और कहा कि ऋषभ, एग्जीबिशन शुरू होने में अब 1 घंटा भी नहीं बचा है, तुम्हारी सब तैयारियां हो गई है। ऋषभ को एहसास हुआ कि कीमती वक्त निकला जा रहा था, अभी बात करने का समय नहीं बचा था, खास करके झगड़ा करने का तो बिल्कुल नहीं। उसने अंतरा से कहा चलो। उसके बाद दोनों वहां से निकले। विक्रांत उन दोनों को जाता हुआ देख रहा था। विक्रांत की आंखों में व्याकुलता साफ नजर आ रही थी। ड्रेसिंग रूम में कोलाहल मचा था, सब जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे थे। ऋषभ का मैनेजर विनोद शर्मा इधर से उधर जाकर अलग अलग लोगों को सूचनाएं दे रहा था। ऋषभ और अंतरा को आता देखकर वह तुरंत उन दोनों के पास गया और अंतरा से कहा कि अंतरा जल्दी चलो, शो शुरू होने में बिल्कुल वक्त नहीं बचा, तुम्हें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। अंतरा बस ऐसा ही कुछ सुनने का इंतजार कर रही थी ताकि उसे ऋषभ से और कोई बात ना करनी पड़े। शर्मा की बात सुनते ही अंतरा तुरंत अपने काम पर लग गई।
अंतरा ने पहली मॉडल का मेकअप शुरू किया था तब शर्मा उसके पास आया और पूछा कि क्या ऋषभ सर तुम्हें मॉडल्स का आजकल लुक बताने के लिए बाहर लेकर गए थे। ये सुनकर अंतरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि नहीं, उन्होंने लुक के बारे में कुछ नहीं कहा। ये सुनकर शर्मा हैरान हो गया और उसने कहा क्या, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या लुक रखना है। जवाब में अंतरा ने कहा कि अब हमें ही तय करना पड़ेगा कि कैसा लुक रखे। ये सुनकर शर्मा ने बेताब होते हुए कहा कि अरे हम ऐसे कैसे तय कर सकते हैं, तुम्हें तो ऋषभ सर का स्वभाव पता है, अगर कुछ गड़बड़ हुई या उन्हें लुक पसंद नहीं आया तो वह हमारा गला काट देंगे। शर्मा बोले जा रहा था लेकिन अंतरा का ध्यान अपने काम पर था। ये देखकर शर्मा थोड़ा चिढ़ गया और उसने आगे अंतरा से कहा कि अंतरा तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ऊपर से आज तो विक्रांत सर भी आए हैं और सारे बड़े बिजनेसमैन आज का शो देखने आने वाले हैं, अगर आज के शो में कुछ गड़बड़ दिखी तो हम दोनों की करियर खत्म समझो। ये सुनकर अंतरा ने दरवाजे की तरफ देखा। ऋषभ एक कुर्सी पर भुनहे चढ़ा कर बैठा था। अंतरा को पिछला वाला शो याद आ गया जब वह ऋषभ से पहली बार मिली थी और वह जब मेकअप कर रही थी तब पूरे वक्त ऋषभ उसके सर पर खड़ा था, लेकिन इस बार ऋषभ ने उसे कोई सूचना नहीं दी थी। अंतरा ऋषभ को देखते हुए ये सब सोच रही थी तब शर्मा ने अंतरा से कहा कि अंतरा ऋषभ सर का मुंह क्यों चढ़ा हुआ है, कहीं आज तुमने फिर से उनको कोई उल्टा जवाब तो नहीं दे दिया। ये सुनकर अंतरा ने अपना सर नाक में हिलाते हुए अपने कंधे उछाले और कहा कि उनको क्या हुआ है ये तो मुझे भी नहीं पता। जवाब में शर्मा ने कहा कि वैसे भी किस बात से उनका मूड खराब हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। इतना कहने के बाद शर्मा ने बात बदलते हुए अंतरा से कहा कि जो भी हो तुम अपने हिसाब से सिर्फ को अच्छे से तैयार कर दो, ऋषभ सर को पिछली बार तुम्हारा काम पसंद आया था, इसलिए इस बार भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। शर्मा की बातें सुनते वक्त भी अंतरा का हाथ बिल्कुल रुका नहीं था, लेकिन शर्मा की आखिरी बात सुनकर अंतरा को अपनी हंसी दबानी पड़ी। उसे ख्याल आया कि ऋषभ जैसे अड्डू आदमी के साथ विनोद शर्मा बहुत सालों से काम कर रहा था, इसके लिए शर्मा को अवार्ड दिया जाना चाहिए। ये सब सोचते हुए भी अंतरा का ध्यान अपने काम से हटा नहीं था। आज के शो की थीम के अनुरूप कैसा मेकअप होना चाहिए उसके बारे में अंतरा ने काफी सोचा था। चूंकि आज के शो में रखे जाने वाली गाड़ियां रफ्तार और ऊर्जा का प्रदर्शन करने वाली थी, इसलिए अंतरा के हिसाब से मॉडल्स भी चटक और आकर्षक लगनी चाहिए थी। एक के बाद एक मॉडल तैयार होती गई और एग्जीबिशन हॉल में जाने के लिए लाइन से खड़ी होती गई। अंतरा के पिछले बार के अनुभव की वजह से आज अंतरा का हाथ और उंगलियां काफी जल्दी चल रहे थे। आखिरी मॉडल तैयार होकर कुर्सी से उठी तब भी शो शुरू होने में 15 मिनट बचे थे। अंतरा और विनोद शर्मा ने एक दूसरे के सामने देखकर राहत की गहरी सांस ली कि आखिर उन लोगों ने वक्त पर सबको तैयार कर दिया था। ऋषभ ने अपनी कुर्सी से उठकर सारी मॉडल्स पर नजर घुमाई और शर्मा से पूछा कि आज कितनी मॉडल्स आने वाली थी शर्मा। जवाब में शर्मा ने कहा कि 30 सर। ये सुनकर ऋषभ ने कहा कि फिर मुझे 29 ही क्यों दिख रही है। ये सुनकर शर्मा का दिल एक धड़कन चुन गया। ऐसा कैसे हो सकता है सर। ये बोलकर शर्मा ने तुरंत मॉडल्स की गिनती शुरू की। अंतरा शर्मा को हड़बड़ाए हुए गिनती करते हुए देख रही थी। वो तो अपने काम में इतनी डूबी हुई थी कि उसे पता भी नहीं था कि उसने कितनी मॉडल्स को तैयार किया था और वैसे भी कितनी मॉडल्स आई हैं, कितनी नहीं ये देखना उसका काम भी नहीं था। विनोद शर्मा की गिनती पूरी होने ही वाली थी तब ऋषभ को एक कॉल आ गया और वह उस पर बात करने लगा। शर्मा के माथे पर पसीना आ गया और उसने कहा ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो 30 मॉडल्स के लिए ही बोला था, एक कम कैसे आ गई। मैं तो गया, मेरा आज आखिरी दिन है। शर्मा बड़बड़ाने लगा। अंतरा ने विनोद के पास आते हुए पूछा शर्मा जी सच में एक मॉडल कम है क्या। ये सुनकर शर्मा ने अंतरा को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि अरे क्या कर रही हो, आहिस्ता बोलो, अगर ऋषभ सर ने सुन लिया तो मेरी जान ले लेंगे। अंतरा ने शर्मा से कहा कि उनको तो वैसे भी पता चलने ही वाला है ना। अंतरा ने ये बोला ही था तब तक ऋषभ अपना कॉल खत्म करके उन दोनों के पास आया और शर्मा से रूखे लहजे में पूछा क्या हुआ शर्मा, मेरी गिनती में कोई गलती तो नहीं थी ना। ये सुनकर शर्मा के पसीने छूट गए। उसने कहा कि सर पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो 30 मॉडल्स के लिए ही बोला था, लगता है 1 मॉडल आई ही नहीं है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी तुरंत किसी और मॉडल को बुलवाता हूँ। ये सुनकर ऋषभ ने शर्मा से कहा कि अगर तुमने सुबह आते ही यह सब चेक किया होता तो तुम्हें ये तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती शर्मा, अब बहुत देर हो गई है, एग्जीबिशन शुरू होने वाला है। यह सुनकर शर्मा के पैर कांपने लगे और उसने हकलाते हुए कहा कि तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, क्या हम किसी भी मॉडल को कपड़े बदल कर बाद में रिपीट कर दें। शर्मा की बात खत्म होते ही अचानक से ऋषभ ने कहा तुम जाओ। यह उसने अंतरा की तरफ इशारा करते हुए कहा था। यह सुनकर अंतरा घबरा गई और उसने कहा कि क्या नहीं, मैं यह नहीं कर सकती, मैं सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं स्टेज पर नहीं जा सकती। अंतरा ने साफ मना कर दिया था लेकिन विनोद शर्मा को उसकी नौकरी बचाने के लिए अंतरा में आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। शर्मा ने कहा सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, अंतरा एकदम सही ऑप्शन है। इतना कहने के बाद शर्मा ने अंतरा को देखते हुए आगे कहा कि अंतरा जो भी एक मॉडल में होनी चाहिए वह सब चीजें तुम में हैं और तुम्हें करना ही क्या है, सिर्फ एक गाड़ी के पास खड़े ही तो रहना है और तुम थोड़ा मेकअप कर लोगी तो कोई तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा, इसलिए तुम्हें इस बात की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर अंतरा ने कहा कि छोटे कपड़ों में जनबियों के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाने के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, सॉरी शर्मा जी, लेकिन मैं इसमें आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती। ये सुनकर ऋषभ ने कहा कि फिर तुम ऐसे कपड़े पहनना जो ज्यादा छोटे ना हो। ये बोलकर ऋषभ ने अचानक से अंतरा के जिपर जैकेट की चेन खोल दी। ये देखकर अंतरा हक्की बक्की रह गई और उसकी चीख निकल गई। ये आप क्या कर रहे हो सर। ऋषभ ने कहा स्टेज पर जाने के लिए 1 लाख रुपए अलग से दूंगा। अंतरा ने जवाब में अपने जैकेट की चेन बंद करते हुए कहा कि 10 लाख रुपए दोगे तब भी मेरा जवाब नहीं रहेगा। ये सुनकर शर्मा ने अंतरा से विनती करते हुए कहा कि अंतरा तुम ये समझो कि तुम हमारी मदद कर रही हो, अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हुई तो मेरी नौकरी चली जाएगी, प्लीज मेरी मदद करो। इसके जवाब में अंतरा कहा कि शर्मा जी नहीं, मतलब नहीं, मैं ये अंतरा अपनी बात पूरी करे उससे पहले एक आवाज आए, अगर एम्स अंतरा को ये काम नहीं करना है तो हमें उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए। यह आवाज सुनकर ऋषभ, अंतरा और शर्मा ने आवाज की दिशा में देखा। विक्रांत ग्रोवर दोनों हाथ अपनी जेब में डाले दरवाजे की फ्रेम का टेका लेकर खड़ा था।
उन तीनों को अपनी बातों में पता ही नहीं चला कि विक्रांत कब ड्रेसिंग रूम में आ गया था। क्या विक्रांत ऋषभ को अंतरा पर दबाव बनाने से रोक पाएगा, या फिर ऋषभ अपने अहंकार के लिए अपने भाई से भी लड़ पड़ेगा? क्या विक्रांत का इस शो में होना इत्तेफाक था, या फिर वही मिस्टर शैडो था और वह ऋषभ को अंतरा से दूर रखने के लिए वहां पर आया था? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी मिस्टर शैडो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह के और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।